Okay, let's start with the remaining part of the inventory first and then move on to the ratios. So एक था inventory valuation करके which I told yesterday कि you can go through on your own, ठीक है? तो I don't know किसी ने किया है या नहीं किया, but मैं बता देती हूँ कि inventory valuation, okay. So inventory valuation का एक simple rule होता है कि इन्वेंट्री की वैल्यू मतलब जो कॉस्ट होती है, यानी अगर मैंने कोई चीज 10 रुपीज पे खरीदी है, ठीक है, या फिर उसकी मार्केट वैल्यू, लेट्स से अगर मैं उसको 15 रुपीज में सेल कर सकती हूँ, तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम होगा उस पे हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, ये आगे बताऊंगी कि क्यों हम कॉस्ट और उस पे दोनों में से कम पे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इन सर्टेन केसेस अगर ऐसा हो जाता है कि आपकी इन्वेंट्री अगेन 10 रुपीज पे आपने परचेज की हुई है, लेकिन आपकी मार्केट वैल्यू उसकी 9 रुपीज ही रह गई है बिकॉज ऑफ एनीथिंग एनीथिंग यू कैन से कि टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई या मतलब XYZ रीजन, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू 9 रुपीज ही रह गई है, तो आप उसको वैल्यू किस पे करते हो अपनी बुक्स में? 9 पे। तो ये एक हम प्रिंसिपल लेके चलते हैं कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, ऑन दैट वैल्यू यू हैव टू वैल्यू योर इन्वेंट्री। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते क्यों हैं वो हम पढ़ेंगे कि क्यों करते हैं हम ऐसा। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल है आपका कंजर्वेटिज्म, न्यूट्रलिटी एंड प्रूडेंस। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म में क्या होता है, वो बोलता है कि recognize all losses but anticipate no profits। ठीक है, मान लो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू, अगेन सेम एग्जांपल, आपके मतलब 15 में सेल हो सकती है, लेकिन वो बोल कंजर्वेटिव जो आपका प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि नहीं, अगर आपका प्रॉफिट में हो भी सकती है तो डू नॉट रिकॉर्ड इट एट 15। ठीक है, क्योंकि हम मतलब कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चलते हैं कि भाई लॉस और लॉस हमें पता है हो गया है या होने वाला है, ठीक है, उसको मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन प्रॉफिट में तब तक रिकॉर्ड नहीं करूंगा जब तक वो रिकॉर्ड मतलब जब तक वो प्रॉफिट बुक ना हो जाए। जैसे आप लोग अगर स्टॉक्स वगैरह में डील करते हैं तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा आपके रिस्पेक्टिव जो भी आपके वो हैं, मतलब स्टॉक शेयर मार्केट वाले जो भी अकाउंट्स हैं, एजेंसीज हैं, वो आपको एक ना P&L अकाउंट बना के दे रही होती है आपका, तो उस P&L अकाउंट में आ रहा होता है अनरियलाइज्ड गेन्स एंड अनरियलाइज्ड लॉसेस। अगर मार्केट ठंडी पड़ गई है तो अनरियलाइज्ड लॉसेस भी चल रहे होते हैं। ठीक है, तो जनरली आपने ये भी नोट किया होगा कि हम लोग जब लॉसेस देखते हैं ना, तो हम अपने दो चार फ्रेंड्स को बताते हैं यार पोर्टफोलियो एकदम रेड हो गया है, ठीक है, और जबकि गेम्स चल रहे होते हैं तो नॉर्मली बस एक आधा कोई अच्छा फ्रेंड होगा उसी जिसके साथ हम रेगुलरली अगर इस टाइप की बात करते हैं तो उसी को शेयर करेंगे, अदरवाइज हम जनरली नहीं गाते नहीं है इस बात को कि यार मेरा तो बहुत प्रॉफिट चल रहा है, मतलब इस बात को हम जनरली गाते नहीं है। ठीक है, तो वो मतलब इट्स ह्यूमन नेचर कि अपना लॉस आता है तो उसको हमारा दिमाग एकदम से वो करता है, कैप्चर करता है और कहता है कि भाई लॉस तो मेरा जो अनरियलाइज्ड है अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो हम गा देते हैं और प्रॉफिट हम चुप कर जाते हैं। तो उसी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमारी बुक्स में क्या वैल्यू, जब तक हमने इन्वेंट्री को सेल नहीं कर दिया प्रॉफिट पे तब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे प्रॉफिट। इस पे किसी को कोई डाउट कंजर्वेटिव प्रिंसिपल पे? नहीं। ये दोनों साइड है ना, लॉस और प्रॉफिट। मींस रिकॉर्ड दोनों साइड नहीं होगा ना, अप साइड और डाउन साइड दोनों रहेंगे। नहीं, तो हमने अभी पढ़ा ना कि इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन होती है वो हम कॉस्ट या मार्केट वैल्यू जो भी लोअर होगी वो उस पे करते हैं। वो करते क्यों है? वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम कंजर्वेटिव प्रिंसिपल की को मान के चलते हैं कि रिकॉग्नाइज ऑल लॉसेस बट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स। ठीक है, ठीक है, ओके।
सो इसके बाद हमारा आता है मतलब एक प्रिंसिपल आता है कि न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल होता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रलिटी इज अ प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो न्यूट्रलिटी में आप क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फ्री फ्रॉम बायस रखते हो, ठीक है? ना आप उसको अपने बायसेस के चलते अपवर्ड लेके जाओगे, ना उसको अपने बायसेस के चलते डाउनवर्ड लेके जाओगे। तो कई बार होता है ना, कुछ यार पॉजिटिव नेचर के बंदे होते हैं, कुछ होते हैं नेगेटिव नेचर के बंदे, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल लेट्स से, वैसे मैं हूं नहीं, बट लेट्स से मैं नेगेटिव नेचर के बंदे हूँ, ठीक है? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी इन्वेंटरी कुछ हो जाएगा, मेरे को मतलब लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उस तरीके का अगर मेरे मन में, या मार्केट डूब जाएगी, मेरा इन्वेंटरी नहीं निकल पाएगी, तो इस तरीके के जो अगर मेरे मन में कुछ बायसेस हैं, मतलब बायसेस क्या होता है, जो फैक्ट से ड्रिवन नहीं होते जनरली, ठीक है? एंटिसिपेशन हो जाती है एक मन में कि भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन वो एंटिसिपेशन का कई बार फैक्ट से लेना देना नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि बिकॉज आई एम अ नेगेटिव थिंकर, तो मैं मेरी ध्यान उन बातों पे ही जाता है। जैसे ही मार्केट में कहीं भी थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आई, नहीं मेरा ध्यान गया वहां पे, और मैंने वो, तो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो दे शुड बी फ्री फ्रॉम बायसेस। ना तो आप उसे ज्यादा, अगर फॉर एग्जांपल मैं पॉजिटिव नेचर की बंदी हूँ, हर चीज पॉजिटिव न्यूज पढ़ते ही मेरा तो, और की भाई अब मान लो मेरी गोल्ड की इन्वेंट्री है, और मैं गोल्ड रेट को अपने मतलब ये सोच के चलती हूँ कि भैया अरे वाह, मतलब आगे और मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन अपने बायसेस या एंटिसिपेशंस को घुसाने बैठ जाऊं, ठीक है? लेकिन अगर कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के चलते अगर फैक्ट बेस्ड मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि लो हो सकता है मेरी, या लो है मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट या वैल्यूएशन जो है, मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो लो है, वो फैक्ट बेस्ड कब होगी, जब मैं किसी थर्ड पार्टी को हु इज ऑथराइज्ड टू वैल्यू माय इन्वेंट्री, उसको बुला के मैं इनवाइट करके बोलूंगी कि भाई आप मेरी इन्वेंटरी की वैल्यूएशन कर दो, तब वो बनती है फैक्ट बेस्ड। तो इसलिए न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल में आप इस बात का ध्यान रखो कि इट शुड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम बायसेस। नेक्स्ट है आपका प्रूडेंस। प्रूडेंस में क्या होता है, a cautious attitude in making assumptions, judgments and estimates under the conditions of uncertainty, such that assets or incomes are not overstated and liabilities expenses are not understated। तो ये तीनों प्रिंसिपल आपस में साथ में एक दूसरे के साथ चलते हैं, कंजर्वेटिज्म, न्यूट्रलिटी एंड प्रूडेंस, कि जिसमें आपकी बस कोशिश यही रहती है कि आप इसको अपनी स्टेटमेंट्स को किसी भी तरीके से मतलब गलत रिपोर्ट ना करें, ठीक है? अब कंजर्वेटिव प्रिंसिपल का मतलब वो हुआ इसलिए भी था, मतलब ये बर्थ क्यों हुआ था इस प्रिंसिपल का, इसलिए हुआ था क्योंकि पुराने जमाने में जैसे ऐसे ये प्रॉपर बही खाते हर कोई बनाता तो था नहीं। अब किसी ने लेंडर ने पैसे देने हैं हमको, ठीक है? तो वो किस बेसिस पे देगा, तो वो उसके एसेट वगैरह को यही देख के देगा ना कि यार इसके इसके इतने एसेट्स हैं, उसकी वो एक अपने हिसाब से एक वैल्यूएशन करेगा, जो कि जाहिर सी बात है वो कर रहा है तो अंडरस्टेट ही करके थोड़ा सा चलेगा। इनफैक्ट ये आज भी चलता है, अगर आप मतलब बैंक या कहीं से भी लोन लेने जाते हो, सिक्योर्ड लोन लेने जाते हो, ठीक है? तो सिक्योर्ड लोन लेने जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी अपना मतलब मोर्टगेज कुछ करना पड़ता है, और उसके बेसिस पे ही आपको लोन मिलता है। तो जब वो वैल्यूएशन कर रहे होते हैं ना उस चीज की, तो वो वैल्यूएशन थोड़ी सी अंडरस्टेटेड रखता है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के चलते, कि भाई इस बंदे को अगर फ्यूचर में कोई लॉस हो गया वो तो मुझे इम्पैक्ट कर जाएगा, पर इसको अगर गेन हुआ तो मेरे को थोड़ी कोई फायदा होने वाला है। मैंने अगर इसको 1 लाख का लोन दिया है तो मुझे तो 1 लाख ही मिलेंगे ना, चाहे ये कल को करोड़ छाप जाए। कौन सा ये मुझे 2 लाख रुपए दे देगा, नहीं ना। लेकिन अगर ये करोड़ नहीं छापा और ये नीचे रह गया, ठीक है, इसने जो अपना प्रॉफिट एंटिसिपेट किए थे वो प्रॉफिट नहीं हुए, लॉसेस हो गए, तो मेरे को तो 1 लाख मिलने में भी प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो इसके चलते
मतलब ये प्रिंसिपल्स को मतलब पुराने जमाने से फॉलो करते आ रहे हैं। इनमें कोई किसी को डाउट है? इनमें क्वेश्चन यही आ सकता है कि व्हाट इज दिस प्रिंसिपल, ऐसा। हाँ हाँ, थ्योरी क्वेश्चन आएगा, आया तो 2 ठीक 3 4 मैक्सिमम 4 नंबर का, 4 भी ज्यादा बोल दिए, बट ठीक ठीक है 2 3 नंबर का आएगा अगर आया तो। बट पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, हमने अकाउंट्स पढ़ी है तो ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए बता दी। ठीक है, फिर आता है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी में क्या होता है, इसको हम अदर वर्ड ये भी बोल सकते हैं, कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल एक अप्रोच से आपने अकाउंटिंग अपनी करते हो, मान लो आप एक्रूवल बेस्ड सिस्टम आपके थ्रू आप अपनी अकाउंटिंग करते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले पीरियड में उठ के फिर आप उसको कैश बेस कर लो, और उससे अगले पीरियड में उठ के फिर उसको अक्रूवल बेस कर लो, या या मिक्स ऑफ बोथ कर लो, अगर आप मतलब, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कंपेरेबिलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपका कंसिस्टेंट रहना चाहिए अप्रोच। ठीक है, ताकि आप यू कैन कंपेयर 1 ईयर टू अनदर ईयर। अभी जब हम रेशियोज वाला स्टार्ट करेंगे तो हम पता चलेगा, हम कंपेयर करते चलते हैं। ठीक है, तो वी कैन स्टार्ट मतलब 1 ईयर टू अनदर ईयर वी कैन इजीली कंपेयर। तो ये कंपेरेबिलिटी प्रिंसिपल के अंदर कवर होता है। इसीलिए वी टेंड नॉट टू चेंज अवर अकाउंटिंग सिस्टम और अवर पॉलिसीज वेरी ऑफन। अगर वो चेंज करानी भी होती है ना, तो प्रॉपर ऑडिटर से उसका वो मतलब लेके परमिशन लेके, एंड जो भी ऑडिटर हमें सजेस्ट करता है कि बिकॉज यू आर चेंजिंग द प्रिंसिपल, तो इसके ये प्रॉज एंड कॉन्स हैं और इसकी वजह से ऐसा होगा, तो वो वो चीज हम पहले ही अकोमोडेट करके देन भी मतलब गो अहेड विद द चेंज। ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, मतलब ऑडिटर से पूछ के हमें करना पड़ता है, और ऑडिटर की सलाह यही रहेगी कि डू नॉट चेंज इट वेरी ऑफन। मतलब कई बार होता है कि आपने भाई एक चीज को 5 साल 7 साल फॉलो किया, लेकिन अब आपको लग रहा है कि विद टाइम ये अब थोड़ा रेलेवेंट नहीं रह गया है। जैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की ये जो वो है मेथोडोलॉजी, ये थोड़ी सी रेलेवेंट नहीं रह गई है। देन यू कंसल्ट योर ऑडिटर्स एंड देन ओनली यू कैन bring any change in revenue recognition for your organization. If of course that should be permissible by the overall जो आपके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं या आईएफआरएस, जिस भी रूल के थ्रू आपकी ऑर्गेनाइजेशन गवर्न हो रही है, उनके मतलब उनके विद इन दोज क्राइटेरिया ही आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको चेंज भी करना चाहते हो। ठीक है, तो ये कंपेरेबिलिटी समझ में आ गया सबको? यार, मतलब बेसिक समझ आ गया, बट डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं ये नहीं आया। डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हो कि आपके जो अकाउंटिंग जो होती है वो आपकी कंसिस्टेंट चलनी चाहिए। ठीक है, यू कैन नॉट चेंज योर मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। इट शुड बी कंसिस्टेंट सो इट कैन बी कंपेरेबल। ओके ओके। ठीक है, अब हमने कल ना एक क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वो था पीरियोडिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम जब हम मेंटेन करते हैं ना, तो उसका मीनिंग होता है कि आपने जैसे कल के क्वेश्चन में हमने किया था कि अगस्त पीरियड की हमने पूरी इन्वेंटरी वो करी थी, कि हमने पूरा देख लिया कि मेरी ओपनिंग प्लस परचेजेस कितनी है एंड मेरी सेल कितनी हुई। क्लोजिंग वैसे क्वेश्चन में भी दी हुई थी, बट ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस सेल्स इज इक्वल टू माय क्लोजिंग। तो मैंने क्लोजिंग वैसे भी निकाल लिया था कि 300 यूनिट है, और उसके बेसिस पे मैंने फीफो लिफो वेटेड एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे अपनी इन्वेंटरी कैलकुलेट करी थी। ठीक है, वो होता है पीरियोडिक सिस्टम। एंड आई एक्सीडेंटली गेव यू एन एग्जांपल कि हम जब करते थे तो हमारे में तो ऐसे भी होता था कि भाई जिस डेट को जो इन्वेंट्री चल रही है उसको उसी टाइम मैथमेटिकली सॉल्व करते चलो, राइट? कि अगर मैंने मेरे पास 1 ऑफ अगस्त को एक इन्वेंट्री 10 रुपीज पे रखी है, मैंने 5th ऑफ अगस्त को पे 9 रुपीज में परचेज कर ली, तो जो भी मैं
मेथड अकाउंटिंग का फॉलो करती हूँ, स्पेशली वेटेड एवरेज वाला अगर मैं फॉलो करती हूँ, तो हम वेटेड एवरेज निकाल लेंगे उन 2 डेट्स की इन्वेंट्री का, और मान लो नेक्स्ट डेट पे सेल हो रहा है तो उस वेटेड एवरेज इन्वेंट्री के हिसाब से इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डेट पे अगर ऐड हुई है कोई इन्वेंट्री, तो फिर ऊपर वाली वेटेड एवरेज और नीचे वाली का नया वेटेड एवरेज निकालेंगे। तो ऐसे करते हुए चलते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है ना, ये मैंने एक्सीडेंटली कल बता तो दिया था, बट मेरे को ये नहीं ध्यान रहा था कि दिस इन्वेंट्री सिस्टम इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, जब आप अपने रिकॉर्ड्स परपेचुअली मेंटेन करके चलते हो, यानी कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड का वेट नहीं कर रहे हो कि मेरी इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के लिए। ठीक है, आप परपेचुअली जैसे जैसे इन्वेंट्री आ रही जा रही कर रही है, उस हिसाब से आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन चेंज हो रही है। वो तो जो भी आपने फॉर्मूला लगाया होगा, आजकल ईआरपीज इतनी मतलब वो हो चुकी हैं, मेच्योर हो चुकी हैं कि आपकी परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक एंड इशुएंस जो भी आपने कर दी, इशुएंस बोल दो या उसको सेल्स बोल दो। ठीक है, इशुएंस मैंने इसलिए भी बोला क्योंकि जो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल कल लिया था, जिसमें 3 टाइप की इन्वेंट्री हो जाती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड। तो उसमें आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल को इशू करते हो टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, देन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट अगेन आप इशू करते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये इशू वर्ड भी यूज किया। तो बेसिस इशुएंस या सेल्स जो भी हो रहा है आपका, उसके बेसिस पे आपकी इन्वेंट्री जो जो भी मेथड आप फॉलो करते हो, फीफो लीफो वेटेड एवरेज, आपकी इन्वेंट्री की जो है वैल्यूएशन अपडेटेड होती चलती है। तो ऐसे में इस सिस्टम को हम बोलते हैं परपेचुअल। तो क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सॉल्व किस मेथड से करना है, पीरियोडिक मेथड से करना है, तो जैसे हमने कल किया था वो, और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के थ्रू करना है, तो जैसे मैंने आज बताया वैसे करना है उसको फिर। ठीक है, यार मेरी तो आप। एक मिनट, हाँ हाँ, तो जैसे हमने इसके अंदर तो फीफो लगाया था, ठीक है, तो उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है कि आ, हाँ, मतलब फीफो लगाओ लीफो लगाओ। हाँ, तो उसके अंदर भी लग सकता है ना, या उसके अंदर वेटेड एवरेज ही लगेगा क्योंकि परपेचुअल है। नहीं नहीं, फीफो लीफो कुछ भी लग सकता है, तीनों लग सकते हैं। बस आपको अप्रोच फिर उसी तरीके से ध्यान देनी है। मतलब उसमें मल्टीपल स्टेप्स पे हम निकाल लेंगे एंडिंग इन्वेंट्री, निकालते चलेंगे, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ, एब्सोल्युटली। तो यही अब अगर, परपेचुअल का वो है कि आप मल्टीपल स्टेप्स पे निकालते चलते हो। ठीक है, तो अब अगर हमने 100 यूनिट आज ली किसी चीज की, ठीक है, और 200 यूनिट कर ली, ठीक है, अब परसों अगर 250 बिकी, तो फिर हमारे को फिर से देखना है कि हम उसमें फीफो लगाएं या लीफो लगाएं या वेटेड एवरेज। नहीं 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 नहीं, अभी तो हमने पढ़ा ना कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। आप ऐसे नहीं कर सकते कि फीफो लगा लीफो लगा। पहली बात तो ये क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा फीफो लगाना लीफो लगाना। दूसरा, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल में फिर यही तो बोला गया है कि अगर आप अपना इन्वेंट्री सिस्टम लीफो के हिसाब से चलाते हो, तो अक्रॉस पीरियड्स आप लीफो ही चलोगे। हाँ ठीक है, अन मतलब चॉइस है कि कोई लग सकता है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ हम कोई। कल और आज वाले को 300 मान लेंगे, हम उनको 100 और 200 ही मानेंगे, यूनिट्स हाँ को। हाँ, ओके। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक मतलब वो है क्वेश्चन है, सॉरी, फॉर्मूला है आपका, इन्वेंट्री टर्नओवर। अब मैम यहाँ तक पहुंची नहीं है, बट मैं बता देती हूँ जस्ट इन केस ये आ गया तो है कुछ नहीं। इन्वेंट्री टर्नओवर ये आपका होता है, इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, मतलब एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो होगा आपका, उस उस वो है। तो इससे आपकी क्या निकलती है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इससे आपको पता क्या लगता है कि आपकी इन्वेंट्री ना कितनी जल्दी जल्दी मतलब टर्नओवर होती है, कि बेसिकली कितनी जल्दी जल्दी आपकी इन्वेंट्री मूव करती है। तो एक एग्जांपल छोटा सा जो बुक में दिया हुआ है वही मैं मतलब बता देती हूँ
मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है, कॉग्स दिया हुआ है मुझे 24,000, ठीक है। और मेरी बिगनिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू दी हुई है मुझे, बिगनिंग इन्वेंट्री वो दी हुई है 1,000, एंड मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 3,000, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर निकालना है। 12,000। वेरी गुड। 12 टाइम्स निकलती है इसमें ना, मतलब टर्नओवर टाइम्स में निकलेगी। ओके 12। हाँ 12 हो जाएगा, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 1,000 प्लस 3,000 का एवरेज, which is divided by 2, तो 1,000 plus 3,000 4,000 divided by 2 is 2,000, तो 24,000 divided by 2,000 gives me 12 times, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर इन्वेंट्री टर्नओवर। इसका मीनिंग क्या होता है? दैट द इन्वेंट्रीज हैव बीन टर्न्ड ओवर और रोटेटेड 12 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। वो पीरियड आपका डिपेंड करेगा कि आपको बिगनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री मंथ की दी हुई है कि ईयर की दी हुई है या किसकी दी हुई है, 6 मंथ की दी हुई है या क्वार्टर की दी हुई है, उसके बेसिस पे आपका डिपेंड करता है। तो पर पीरियड, ये पॉइंट समझ में आ गया? पर पीरियड वाला कि बिगनिंग और क्लोजिंग जिस हिसाब से दी हुई होगी और कॉग्स जिस पीरियड का दिया हुआ होगा, मंथ का दिया हुआ है तो इट मीन्स ये 12, एक मंथ में 12 टाइम्स रोटेट हो जाती है आपकी इन्वेंट्री, ठीक है। अगर ये ईयर का दिया हुआ है कि मान लो ये 1 अप्रैल की वैल्यू थी, ठीक है, और ये 31 मार्च की वैल्यू थी, ठीक है, तो इसका मतलब एक ईयर में आपका 12 टाइम्स रोटेट हो रही है इन्वेंट्री। यार ये क्लियर इसमें हो गया? यार इसमें अगर लॉजिकली सोचें तो हम्म। बिगिनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से कम है। इसका मतलब बीच में और कोई परचेजेस हुए होंगे जिनकी वजह ऑफ से ये कोर्स, रोटेट हो रही है। ऑफ कोर्स 100%। हाँ, तो जिनकी वजह से ये रोटेट हो रही है अगर इन्वेंट्री, तो मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ ये जान के? तो ये जान के कई बार, सो ये ना, अभी हम रेशियोज में भी पढ़ेंगे, ये सिग्निफिकेंस उनके लिए होता है जैसे अगर मान लो पूजा, मैं आपको बोलूं कि पूजा यार मुझे ना मेरी कंपनी में 5 लाख रुपए की जरूरत है यार, प्लीज दे दो मुझे, ठीक है। तो हम्म। बेसिकली ये ना कुछ पैरामीटर्स सेट होते हैं रेशियोज या इन्वेंट्री टर्नओवर से, जो आप कहोगे कि अच्छा यार तो अपनी फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज देगी एक बार मुझे, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ मैं, ठीक है। तो आप मुझसे मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाओगे, तो और फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू चेक करते हो कि भाई ये कंपनी चल वल भी रही है, क्या चल क्या रहा है इस कंपनी में, मतलब वो कैसे पता लगेगा? वो आपको यही अलग अलग चीजें आप, मतलब जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर हो गई, एवरेज होल्डिंग पीरियड अभी बताऊंगी आगे, एवरेज होल्डिंग पीरियड निकालोगे, तो आप ये देखोगे कि अगर मैंने इसे 5 लाख दिए भी तो कितनी जल्दी ये चर्न करके मेरे पैसे मुझे वापस कर सकती है। पता चले इसका तो इन्वेंट्री मूव तो होती नहीं है, लेके बैठ गई 1 साल के लिए मेरे 5 लाख रुपए, मैंने देने थे मैक्सिमम इसे मान लो 6 महीने के लिए, ठीक है, या ये तो 2 साल के लिए लेके बैठ गई मेरे पैसे। आप समझ रहे हो? हाँ, तो समझ। लेंडर्स जो होते हैं ना, उनको पता करना होता है वो, जैसे एक डॉक्टर है वो कैसे पता करता है कि भैया ये मरीज में क्या क्या कमी है, राइट? नब्ज पकड़ के। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो ऑब्वियसली हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि सब कुछ मतलब to the best of their knowledge they are representing the true and fair value, right? क्योंकि यही एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है। तो अगर लेट्स से ट्रू एंड फेयर वैल्यू गिवन है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नब्ज होती हैं कंपनी की। तो नब्ज पढ़ने वाला, यानी कि जो इस फील्ड में जो, जैसे कई सारे अपनी क्लास में भी टैलेंटेड से लोग हैं, हिनीश हो गए, तुषार हो गए, ठीक है, हर्षित हो गए, तो ऐसे ये जो लोग होते हैं जिनको नब्ज पकड़नी आती है, वो बता देंगे आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मार्केट में भी तो ऐसे ही होता है, अच्छा, शेयर मार्केट में भी कि समझ गई। आपको, हाँ, तो ये इसीलिए करते हैं हम, ये सारी चीजें हम इसीलिए ही कर रहे होते हैं कि किसी कोई कंपनी में पैसा फंसाओ कि मत फंसाओ, वो डिसाइड करने के लिए। प्लस बैंक्स बैंक्स को ये इन सबको चाहिए होता है, ठीक है। एवरेज होल्डिंग पीरियड, अब एक नया फॉर्मूला आ गया मेरा, एवरेज होल्डिंग पीरियड। अब ये इसी फॉर्मूला का बेसिकली एक्सपेंशन है। तो ये कैसे निकलता है? एवरेज होल्डिंग पीरियड आपका निकलता है 1 बाय इन्वेंट्री टर्नओवर,
इंटू 360। ठीक है, तो ये इसी क्लियर है क्वेश्चन, कि जितना एवरेज टर्नओवर ज्यादा होगा उतना ये कम होगा, हाँ मतलब ये उतने कम दिन 360 रहते हैं। हम फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन लेते हैं, वैसे साल में तो 365 दिन होते हैं ना, बट 360 पे हमारी चलती है। ठीक है, कि हम ये जिम करके चलते हैं 30 दिन का महीना होता है और उसके हिसाब से हमारा एवरेज इन्वेंटरी टर्नओवर का एवरेज होल्डिंग पीरियड निकल जाएगा। तो तो ये इसमें इन हमारा डेज होता है, तो ये हाँ फाइनली हाँ इन डेज निकलता है। तो 1 बाय इन्वेंट्री टर्नओवर मेरी ऊपर क्या आई थी, 12 टाइम्स 1/12 इंटू में 360, तो ये मेरा 30 डेज आ गया। तो यानी मेरी एवरेज होल्डिंग पीरियड, मैं जब इन्वेंट्री मंगाती हूँ से लेके से उसको जब सेल करती हूँ, उसके बीच में जो मतलब टाइम पीरियड है वो 30 डेज का लगता है। मतलब 30 डेज मेरे पास पड़ी रहती है इन्वेंट्री बिफोर आई एम एबल टू सेल इट। इसका ये मीनिंग निकल के आया। ठीक है। ठीक है, तो ये आपके मतलब इसमें दो फॉर्मूलाज दिए हुए थे, तो मैंने सोचा बता देती हूँ जस्ट इन केस कोई क्वेश्चन देखो, तो डू ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। ठीक ठीक है। है, अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है हमारी, बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल में हमारा इन्वेंट्री से लेके यानी परचेजेस से लेके सेल्स तक का जो सिलसिला होता है, आप उसको कवर कर रहे होते हो। सॉरी, इज माई स्क्रीन स्टिल विजिबल? यस। ठीक है, हाँ तो उसमें तो ऑपरेटिंग साइकिल में आपका परचेजेस से लेके सेल्स तक का वो सिलसिला पूरा कवर होता है। तो अगर आपका कैश सिस्टम है तो आपकी जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है वो काफी छोटी सी हो जाती है, अगर आपका कैश सिस्टम है तो। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा, अ, उसमें आपका होगा कैश में आपने परचेजेस करी, ठीक है, इन्वेंट्रीज ली आपने, तो कैश एंड इन्वेंट्री एंड कैश में ही आप सेल करते हो, तो ये आपस में कैश आएगा कैश जाए, मतलब कैश के थ्रू इन्वेंट्री लोगे और उसको बेचोगे, फिर से कैश आ जाएगा, ऐसे ये राउंड चलता रहता है। ठीक है, जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कैश के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब अगर मान लो इसी ऑपरेटिंग साइकिल में आपकी जो परचेजेस है वो तो हो रही है आपकी कैश में, ठीक है, और जो सेल्स है वो कर रहे हो आप क्रेडिट। ठीक है, ऐसे वाले में एक और एलिमेंट आपका ऐड हो जाता है। सो कैश से आपने क्या करा, परचेजेस करी, परचेजेस में क्या होता है, इन्वेंट्री परचेज करी आपने कैश में। ठीक है, फिर ये इन्वेंट्री जब आप बेचने लगे हो तो ये आप क्रेडिट पे बेच रहे हो, तो क्या हो जाएगा, रिसीवेबल खड़ा हो जाएगा। ये यहाँ तक डाउट तो नहीं आया ना रिसीवेबल में, नहीं। क्योंकि आपने क्रेडिट पे बेचा है। फिर ये जब रिसीवेबल वाले लोग पैसा दे देंगे क्रेडिट पीरियड के अकॉर्डिंग, कि 30 डेज क्रेडिट पीरियड, 15 डेज क्रेडिट पीरियड, 5 डेज क्रेडिट पीरियड, तो जो क्रेडिट पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग ये कैश देंगे, वो वापस कैश में चला जाएगा पैसा। ठीक है, तो ये आपकी वो हो गई। अब एक अगर मान लो अब इसी का रिवर्स केस लेके चलें, कि आपकी जो परचेजेस है वो आपकी हो रही है उसमें क्रेडिट, मतलब क्रेडिट परचेज कर रहे हो आप, बेसिकली सामने वाला आपको वो क्रेडिट दे रहा है। ठीक है, सो क्रेडिट परचेजेस हो रही है और सेल्स जो हो रही है वो कैश में हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में आपकी साइकिल क्या हो जाएगी, आप ये ऐसे घूमेगा आपने, अब क्योंकि आपने आपके पेबल्स खड़े हो जाएंगे, आपने इन्वेंट्री ले ले रखी होगी तो, और ये आपका घुमाएंगे, इस डायग्राम में मैं बताती हूँ कि सबसे पहले आपने पेबल्स पे यानी कि क्रेडिट पे आपने इन्वेंट्री खरीदी, ठीक है, फिर उसको कैश में सेल किया, कैश आया, पेबल वाले को वापस पैसा दिया ताकि उससे आगे भी क्रेडिट पे ले पाओ। वो तभी देगा ना जब आप
उसको पहले वाले पैसे वापस करते जा रहे हो टाइम टू टाइम। जैसे ही आपकी सेल हो रही है आप उसको वापस करते जा रहे हो। फिर वो आपको मान लो और क्रेडिट पे देगा, फिर आप उसको सेल करोगे, कैश आएगा और ऐसे। ठीक है? ये क्लियर हो गया? हाँ जी। Yep. Yep. और ओके, तो अब लास्ट केस जो होता है ऑपरेटिंग साइकिल में कि आपकी जो मतलब परचेज है और जो सेल है, दोनों की दोनों आपकी क्रेडिट पे चल रही है। ठीक है? तो कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ती है, दोनों क्रेडिट पे चलती है। तो इसमें अगेन सबसे पहले आप अपने पेबल पे जाओगे, आप अपने उसके पास बन उससे बोलोगे मुझे इन्वेंटरी दे, आपने इन्वेंटरी उससे ली, ठीक है? फिर आप आगे अपने उनको सेल करोगे, ठीक है? जो आपके कस्टमर्स हैं, आप उनको रिसीवेबल पे सेल करोगे, यानी एक साथ अभी पैसा हाथ आया नहीं है, ठीक है? तो रिसीवेबल्स पे आपने उसको सेल करा, फिर जब वो रिसीवेबल से पैसा आया कैश, फिर आपने उसको वापस से घुमाया। क्योंकि आप ये साइकिल अगर आपने ये कंटिन्यू रखनी है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनसे पैसा रिसीव करते रहो टाइम टू टाइम और आप इनको पैसा देते रहो टाइम टू टाइम। जहां आपने इनको ब्रेक किया वहां आपका ये ब्रेक हो जाएगा, इन्वेंटरी नहीं मिलेगी आगे। ठीक है? तो जनरली ये जो पीरियड होते हैं, जब क्रेडिट पीरियड हम बोलते हैं, इसको हम बोलते मतलब इन पीरियड इसमें आता है 30 डेज पे दिया, ठीक है? 30 डेज, 35 डेज, 40 डेज, ठीक है, 70 डेज। तो अब अगर मैं पिछले वाले दो फॉर्मूला को अगर को रिलेट करना चाहूँ, ठीक है, तो मैंने ये बोला मेरी एवरेज होल्डिंग पीरियड 30 डेज है, यानी कि जब मैं एक बार किसी से पेबल वो करते हूँ, मतलब मैंने क्रेडिट पे किसी से लिया, तो मेरी इन्वेंट्री 30 डेज में बाहर जाती है। ठीक है? अब मेरी इन्वेंट्री 30 डेज में बाहर गई है, तो मेरी 30 डेज के बाद मैं कितने दिन में ये रिसीवेबल रखूं, यानी ये जो क्रेडिट पीरियड है मैं कितने दिन का रखूं कि मैं इसको टाइमली पैसे दे पाऊं। तो मान लो अगर मेरा ये क्रेडिट 30 डेज ही है कि मेरे को इसको बेचने के बाद ये 30 दिन बाद ही पैसे देगा मुझे ये बंदा। ठीक है? तो ये 30 दिन बाद देगा, तो इसका मतलब मेरी जो पेबल साइकिल है ना, वो मेरी कम से कम 60 डेज की होनी चाहिए। तो इससे आप सक्सेसफुली ये भी निकाल पाते हो कि मेरे को अपने जो मतलब जो मेरे क्रेडिटर्स हैं, मुझे उनके साथ कितनी डेज की साइकिल रखनी चाहिए और मेरे जो डेटर्स हैं, ठीक है, जो मेरे डेटर्स हैं उनके साथ मुझे कितनी डेज की साइकिल रखनी चाहिए, सो दैट ये जो मेरी पूरी साइकिल है ये डिसरप्ट ना हो जाए। क्योंकि जहां आपके कैश की कमी आई नहीं, ये आपने वैसे भी नोट किया होगा कि फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आप खुद एक ऑर्गेनाइजेशन में है, आपको सैलरी नहीं आई, 1 महीने नहीं आए, आप झेल लोगे, कंपनी ने बोला यार अभी चल रहा है थोड़ा सा कैश क्रंच, आप झेल लोगे कि चलो कोई नहीं यार, सही है, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। आपको 2 महीने नहीं आई, तो कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है पॉसिबली वो उनकी कैश साइकिल उनके घर पे चलनी बंद हो गई है बिकॉज उनको सैलरी नहीं आ रही है। ठीक है? हो सकता है उनके लोन्स बंधे हुए हैं, ये बंधे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, यार ढूंढो यार नौकरी ढूंढो, अपनी कंपनी तो पैसे दे नहीं रही है। ठीक है? कुछ फिर भी कंटिन्यू कर पाएंगे क्योंकि लेट से उनके पास सेविंग्स चल रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि चलो कोई नहीं यार, टफ टाइम चल रहा है कंपनी का। कुछ 3 महीने बाद डिसाइड करेंगे, तो सब अपने अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई मेरे को यहाँ पे रहना है या नहीं रहना है या क्या करना है। तो सिमिलरली इन लोगों के साथ है कि भाई मेरे को पेबल वाला मेरा जो मतलब क्रेडिटर है, वो भी तो सोचेगा ना मुझे इसके साथ आगे बिजनेस करना है नहीं करना है, ये पैसे तो देता नहीं है टाइम पे, या ये या वो। तो सिमिलरली मैं अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए मैं अपने उसके लिए सोचूंगी, डेटर्स के लिए, कि भाई ये 30 दिन में पैसे दे देता तो इसके साथ मेरा मतलब मैं धंधा कर सकता हूँ, वरना तो इस बंदे के साथ कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। ये मतलब बार बार मुझे कैश साइकिल में फंसाता है। तो ये मेरा यूज है ऑपरेटिंग साइकिल का। समझ आया? या इसमें ये बस कैलकुलेट कैसे करेंगे, कितना सेफ रहेगा या कैसे, वो आगे फॉर्मूले में आएंगे। एक तो मैंने आपको अंदाजा इसी से दे दिया ना कि करेक्ट। भाई मान लो मेरा ये क्रेडिट पीरियड मैंने इसके साथ कितना चलाया है और मेरा इन्वेंट्री कितने दिन होल्ड रहती है लेने के बाद।
ठीक है, उससे बहुत बड़ा अंदाजा। तो पूजा अभी आप पूछ रहे थे ना, तो नॉट ओनली एक्सटर्नल पार्टीज बल्कि इंटरनली खुद आपको भी अंदाजे लगते हैं कि आप कितने डेज का क्रेडिट दे सकते हो, क्योंकि आपको आगे पेमेंट्स भी करनी होती है और उनके साथ आप कितने डेज की डीलिंग बना के चलोगे। मतलब ये मैंने बेसिकली यूज केस आपको बता दिया कि अपनी ऑपरेटिंग साइकिल को ढंग से मेंटेन क्यों करना पड़ता है, कंपनी बंद होने पे आ जाती है, जैसा कि एयरलाइंस के साथ हुआ है पास्ट में। नॉट ओनली एयरलाइंस, मतलब बहुतों के साथ होता रहता है ये, बट सो अपनी ये जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मैनेज करके चलना। ठीक है। ठीक है, अच्छा जी। अब विद दिस ये इन्वेंट्री वाला चैप्टर हो गया खत्म। अब मैम ये सब आप पढ़ाएंगी नेक्स्ट क्लास में, नहीं पढ़ाएंगी, आप लोगों को आ चुका है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अपना जो हमारा आज का टारगेट है रेशियोज। अब मतलब रेशियोज हम करें, मतलब स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लेते हैं कि क्या है ये, मतलब क्यों करते हैं हम ये। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेसिकली। रेशियोज का नाम रेशियोज नहीं होता, उसको हम एक्चुअली बोलते क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो बेसिकली जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या कोई मुझे पॉइंट आउट कर सकता है कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या चीजें मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर होती हैं। P&L, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। टीबी थोड़ा सा इंटरनल हो जाता है, वो एक्सटर्नल पार्टीज के लिए अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो जो चीजें हमें, और ये जो अगर 10K मेरी 10Q कंपनी, होते हैं, ये भी हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, ये 10K 10Q में भी आप वही कर रहे होते हो ये, मतलब ये ऑडिट रिक्वायरमेंट होती है, और सेबी वगैरह की भी मतलब रिक्वायरमेंट हो सकती है, या आपका जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको और एडिशनल जितनी भी चीजें देनी है, वो सारी आपकी 10K 10Q आपकी, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट हो जाते हैं। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी जो भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है ना, वो सारी आपका पार्ट होती है। जो टीबी होता है वो थोड़ा सा इंटरनल हो जाता है, ये आप पब्लिकली इशू नहीं करते। ठीक है, इस टीबी के थ्रू ही ये, जब आप P&L बैलेंस शीट कैश फ्लो बना चुके होते हो, और या फिर 10K 10Q, तो आप इनको बोलते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ओके। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस हम कैसे करते हैं, वी डू द एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ द रेशियोज। ठीक है, अब हम ऐसा करते क्यों हैं, हमें क्यों करना है, तो हम ऐसा इसलिए करते हैं टू इवेल्युएट द पास्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब पास्ट में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, वो अगर हमें इवेल्युएट करना है तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब एनालिसिस करेंगे, फिर इसकी जितनी भी पब्लिकली अवेलेबल वो होगी। अगर लेट से मैं एक प्राइवेट कंपनी हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक सोल प्रोपराइटर हूँ, या मैं पार्टनरशिप कंपनी हूँ, तो आप लोगों को शायद ये आइडिया तो होगा, नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि जो लिस्टेड कंपनी होती है, सिर्फ उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिकली रखनी होती है। जो बाकी आपकी प्राइवेट कंपनी हो गई, या फिर पार्टनरशिप हो गई, ठीक है, या फिर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, इसमें आपको अपने बही खाते दुनिया को छापने नहीं होते। बट ठीक है, एमसीएक्स में तो रिपोर्ट करने ही पड़ते हैं ना सारे। हाँ, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को जो रिपोर्टिंग जानी चाहिए, बिकॉज आप टैक्सेस भरते हो और वो सब करते हो, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को जो जानी चाहिए वो जाती है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे पब्लिकली इसको कहीं पे छोड़ते नहीं हो। इट्स अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन फॉर दीज। क्यों, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड क्यों है, क्योंकि हम सिंपल सा रूल है कि भाई मेरा बिजनेस है, मेरे पैसे हैं, मैं किसी से उधार लेती नहीं घूम रही, तो मैं क्यों बताऊं मेरा कितने पैसे हैं, मेरे पास कितने नहीं है, राइट। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी, मतलब उस मतलब बोरोइंग की जरूरत पड़ेगी आपको, तब आपके लेंडर्स, चाहे वो आपके बैंकर होंगे,
ठीक है? चाहे वो और कोई इंस्टीट्यूशन होंगे, ठीक है? मतलब बैंकर्स भी हो सकते हैं या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन भी मतलब हो सकते हैं आपके, या फिर आपके खुद आपके फ्रेंड्स हो गए, ठीक है? वो लोग ज़रूर आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भई आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर करोगे? जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर करोगे तभी हम बता पाएँगे कि जी आपको हम कितना पैसा वी आर कंफर्टेबल गिविंग, ठीक है? तो इन तीनों का वैसे प्राइवेट रहता है, जब तक ये किसी से भी बोरोइंग करने नहीं जा रहे हैं। द मोमेंट दे आर आल्सो गोइंग फॉर बोरोइंग, तो उन लिमिटेड पार्टीज़ को इनको देना पड़ता है, ठीक है? जो कि जबकि जो लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है, लिस्टेड कंपनीज़ में आपका होता है कि क्योंकि आपके शेयर्स जो हैं, वो भारी मात्रा में शेयर होल्डिंग, जैसे अब रिलायंस जैसी, टाटा जैसी कंपनीज़ है, उसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर ही मतलब करोड़स में रन करते होंगे, ठीक है? तो इतने-इतने लोगों को इंटरेस्ट है। अब सबको पर्सनली देने लगेंगे तो फिर वही हो जाता है ना कि भई तू तेरे ब ब अच्छा आपको भी मेल कर दूँ, आपको भी मेल कर दूँ। आप सोचो कितनी टीम ही बिठानी पड़ जाएगी। इसलिए सिंपल सा रूल बना दिया सेबी ने, भैया तुम लिस्ट करना चाहते हो ना, तो ये सारी स्टेटमेंट्स अपनी सीधा पब्लिक में रखो। ये नहीं कि बार-बार तुमसे बंदे कॉन्टैक्ट करें और तुमसे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट माँगे और तब तुम दोगे। तो सीधा इसलिए पब्लिक में रखो अपनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो इसलिए ये थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाता है इन 3 टाइप में और जो लिस्टेड कंपनी होती है उसमें, ठीक है? तो आपकी जो मतलब पास्ट की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी होती है, एक तो आप उसके लिए यूज़ करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, देन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंसेस कि फ्यूचर में ये कैसा परफॉर्म करेगी, वो चीज़ें प्रेडिक्ट करने के लिए भी आप उसकी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इन सबको आप एनालाइज़ करते हो, ठीक है? देन अ, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पब्लिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी होती है, मैंने बताया सेबी के उसके लिए, ठीक है? एंड उसके बाद तो ये 2 तो थे आपके ऑब्जेक्टिव थे आपके कि पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए आप एनालिसिस करते हो। अब पब्लिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, जो मैंने आपको बताया कि जो पब्लिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, वो पब्लिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और वो लिस्टेड कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी है और इन कंपनीज़ के लिए वो प्राइवेट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है और ये सिर्फ़ उन्हीं को दिखाने में इंटरेस्ट लेगी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनसे उनको कई बार आपको अपने बिज़नेस लाने के लिए आपके जो जैसे मान लो मैं कोको कोला कंपनी हूँ, ठीक है? तो कोको कोला कंपनी अपना वेंडर भी चूज़ करेगी ना, तो वो कहेगी पहले भैया अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ। आपके पास इतना वो भी है कि मेरी बिग ऑर्डर्स को आप सँभाल पाओ। तो तो नॉट ओनली मतलब बैंकर्स या फ्रेंड्स बल्कि समटाइम्स इवन आपके जो फ्यूचर क्लाइंट्स होते हैं वो भी इंटरेस्ट लेते हैं इसमें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आपकी ये फॉर्म ऑफ कंपनी है तो वो मांग सकते हैं आपसे। इट्स अप टू बेसिक यू आपने देना है कि नहीं देना है नहीं, इस बेसिकली फॉर्म में। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में जाओगे या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में जाओगे तो उसका जो हम्म बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, किसी पूरी सप्लाई चेन में वैल्यू चेन में कहीं पे भी वो बॉटलनेक आएगा तो पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है। तो एग्जैक्टली और इसलिए पीपल उनको आर कॉशियस लोअर होके चलना द पड़ता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट गौतम। तो इसलिए उनको कॉशियस होके चलना पड़ता है कि भैया पहले आगे पीछे टिटोल लो इसका। यार ये बहुत सिंपल है ना मतलब नॉर्मली मतलब किसी भी आप उसमें ये चीज़ ध्यान रखते हो, कोई भी न्यू रिलेशनशिप आप डेवलप कर रहे हो, तो आप एकदम से ही सब कुछ वो नहीं करते हो, बस मतलब थोड़ा कॉशियस होके चलते हो इन स्टार्टिंग। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो किसी कंपनी कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन राइट? वो कोई ह्यूमन थोड़ी है। ह्यूमंस उसे बस ऑपरेट कर रहे होते हैं बट कंपनी का अपना एक अलग एग्जिस्टेंस होता है, ये हमने पास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है। तो वो जिसका एक अलग से एग्जिस्टेंस है उसको समझने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एक वो देती है। देयर आर अदर ट्रिगर्स आल्सो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव ट्रिगर होता है, क्वालिटेटिव ट्रिगर भी होते हैं कि मार्केट में हवा कैसी चल रही है इस पर्टिकुलर कंपनी को लेके, ठीक है? जैसे मान लो मैं बात मतलब मार्केट में हवा चलती है, बहुत शेयर मार्केट में कई लोगों को तो सिर्फ इस हवा के बेसिस पे बहुत लॉस होता है कि हवा चल गई,
पेनी स्टॉक्स में कोई एक नई कंपनी आ गई जी, इसके बारे में मशहूरी करनी शुरू कर दी, और यार इसका शेयर जाएगा, इतना जाएगा, इतना जाएगा। अब आधी से ज्यादा जनता फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करती नहीं है, और सुनी सुनाई बातों पे आगे बढ़ जाती है, और फिर पता चलता है ये तो एक हवा बनाई गई थी, ताकि उन लोगों को अपने डिजायर्ड शेयर प्राइस पे पहुंचना था, एग्जिट करने के लिए, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, जिन लोगों ने ये बबल क्रिएट किया था। ठीक है, तो आपका क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव तरीके होते हैं, मतलब उसको देखने के लिए। अब नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन में आप कुछ रूल ऑफ थंब बना रखे हैं, वो हर रेशियो के अगेंस्ट में बना रखे होते हैं। जैसे कि एक एक एग्जांपल दे देती हूँ, करंट रेशियो होती है जो आपकी, करंट रेशियो में बोलते हैं कि 2:1 अगर चल रही है आपकी, यानी अभी करंट रेशियो पढ़ेंगे तो आगे बताते हो, तो 2:1 की करंट रेशियो अच्छी होती है। ये एक थंब रूल है, ठीक है। अ, या इससे ऊपर होगी तो भी अच्छी होगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज द ओनली वे टू यू नो नो कि भाई ये कंपनी अच्छा चल रही है कि नहीं चल रही है। कि कई बार ऐसा हो सकता है कि एक फर्म जिसकी करंट रेशियो 2.2:1 है, स्टैंडर्ड आपका ये 2:1 दिया हुआ है करंट रेशियो का, आपकी 2.2:1 है, तो आप सोचोगे ये तो कंपनी अच्छी है, लेकिन हो सकता है उस कंपनी में अदर इश्यूज जो हैं, जो हमें दूसरे टाइप की रेशियोज पढ़ के पता चलेगा, हो सकता है उसमें स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, यानी ये इन्वेंटरी मूव करने में इतना टाइम लगता है, फास्ट मूविंग नहीं है, या या फिर पास्ट जो रिसीवेबल है वो पास्ट ड्यू है, यानी कि अ, अगर रिसीवेबल आपको 30 दिन में मिल जाने चाहिए थे, तो इस बंदे के ऐसे मतलब डेटर्स बैठे हुए हैं जो 30 दिन तो छोड़ो, 45 दिन तक इसे पैसा नहीं देते हैं वापस। तो बट इसकी रेशियो ऐसे अच्छी दिख रही है, करंट रेशियो। तो इसलिए हमारा जो होता है, मतलब रूल ऑफ थंब इंडिकेटर्स जरूर होते हैं कि भाई ये कैसी है, लेकिन सिर्फ उसी के बेसिस पे हम नहीं डिसाइड करते, हमें और भी सारी रेशियोज और इन सबको एनालाइज करना होता है कि भाई सब चले तो कैसा चले, और ये सब। ठीक है, अब हम आगे टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, अब सॉरी टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होती है। ठीक है, तो उस टेक्निक में पहली टेक्निक आ जाती है आपकी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब क्या होगा कि आपकी मान लो इनकम है, ठीक है, रेवेन्यू है 2022 एंड 2021, मान लो ये दोनों आप कंपेयर कर लो, तो मान लो यहाँ पे थी आपकी 2 lakhs की, और यहाँ पे है आपकी 1.5 लाख की, ठीक है, लैक्स की। तो अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आप इसको हॉरिजॉन्टली कंपेयर करते हो, ठीक है, यानी रेवेन्यू को 1 ईयर से अनदर ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर से करंट ईयर पे एनालाइज करते हो, और आप परसेंटेज चेंज निकालोगे कि भाई कितनी परसेंटेज मेरी चेंज आई है। तो अगर मुझे इसमें परसेंटेज चेंज निकालनी होगी, तो कैन एनी वन ऑफ यू गिव मी कि कितना परसेंटेज ऑफ चेंज आया है 21 से 2022 में? हेलो, हाँ जी। हाँ, तो परसेंटेज चेंज बता सकते हो आप मुझे कि मेरा 2021 से 2022 में कितना परसेंटेज चेंज आया है? 1.22। मेरा चेंज कितना आया? 0.5/2। 0.5 क्या अपॉन 2 हो गया ना 25%। एक सेकेंड, बेस आपका 1.5 रहेगा। सॉरी सॉरी क्योंकि 33% हो जाएगा फिर। करेक्ट या हाँ, तो आपने आपका चेंज आया है 50,000, ठीक है, ये आपका चेंज है 2 लाख से 1.5 लाख के बीच में, ठीक है, और ये 50,000 चेंज आपका आया किस पे है? आप परसेंटेज हमेशा इस पे कैलकुलेट करोगे, मतलब चेंज को 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, ठीक है, 33%। इंटू 100, 3%।
तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो जाता है। वैसे रचिता हमेशा 21 पहले लिखा होगा ना? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, नहीं, नेसेसरी नहीं है। जनरली लेटेस्ट वाला आगे लिखते हैं। लेटेस्ट वाला पहले लिखा होता है जनरली। अच्छा, हाँ, मतलब बट वो, मतलब इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। आप, मुझे नहीं पता अगर इसके पीछे कोई हार्ड फास्ट रूल है तो, बट जनरली लेटेस्ट पहले लिख देते हो और जो प्रीवियस ईयर हो उसको नेक्स्ट कॉलम में लिख देते हो, या प्रीवियस ईयर बोलूं या प्रीवियस पीरियड बोलूं। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन भी हो सकता था कि 2022 का क्वार्टर वन एंड 2021 का क्वार्टर वन। तो जब हम ऐसे चलते हैं तो वो हो गया मेरे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसमें कोई डाउट है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आप कैसे करते हो? ऐसे ही आपको और चीजें भी दी होंगी, रेवेन्यू, अदर इनकम, फिर एक टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके, ठीक है। फिर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस आपका प्रॉफिट आ जाएगा। मान लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर टैक्स आपने दे दिया, फिर उसके बाद आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये दोनों दोनों साल की नंबर चल रहे होंगे, और आप एक एक कॉलम अलग से बना लोगे, चेंज चेंज परसेंटेज। तो वहां पे आप ये परसेंटेज वो करते रहोगे। तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसमें आई गेस डाउट तो नहीं ना किसी को, आई होप। हेलो हेलो। हाँ यप, जी। ठीक है। ठीक है, देन आपका मतलब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आपने 2 ईयर को कंपेयर किया है, ठीक है। देन आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में एक और आता है, ट्रेंड एनालिसिस आता है। अब ट्रेंड वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि कम से कम बेयर मिनिमम 3-4 साल तो आप इसमें लोगे ना, ठीक है, तभी आपका ट्रेंड बनता है एक। तो ऐसे में आप क्या करोगे, 22, 21, 20, 19, इन 3-4 साल का आपने मान लो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, ठीक है। मान लो ये था 1.5, ये था 2, ये 1.25, ये 1, ठीक है। तो अब आप इस, जब इनको आपस में कंपेयर कर रहे होंगे तो आप ट्रेंड एनालिसिस बनाओ, ठीक है। तो यू कि मतलब ईयर ऑन ईयर आप कितना ग्रोथ कर रहे हो वो भी आप बता सकते हो, या एक आपकी होती है किसी पर्टिकुलर ईयर को कि 2019 से 2022 सीधा इस पे जंप करना है। सो 2019 से 2022 में इन 4 years यू हैव ग्रोन बाय 100%। 100%, राइट। तो ये यस। इस टाइप के मतलब मल्टीपल ईयर्स आप जब वो कर लेते हो तब आप क्या करते हो, ट्रेंड एनालिसिस करते हो, ठीक है। फिर आपका आ जाता है अ, इसी में ही आप वैसे CAGR भी एक टर्म होती है, ठीक है, क्योंकि मतलब एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है। तो वो भी आप अपनी निकालते हो। जनरली आपने देखा होगा काफी सारी कंपनीज की उसमें दी होती है, मेरी CAGR परसेंटेज ये है, ठीक है। तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है जी। कैसे तो निकालते हैं इसका फॉर्मूला बता रहे हो? हाँ यार, आप, मुझे पता था आप पूछोगे बट अभी ना मेरे को देखना पड़ेगा फॉर्मूला, मैंने देखा नहीं है, मुझे ओके। ध्यान नहीं आ रहा, इट्स नॉट ऑन द टॉप ऑफ माय माइंड, इसलिए मैंने चैप्टर डरते डरते बताया था, बट मैंने कहा बता तो देती हूँ, कोई नहीं। ओके, चैप्टर नंबर कौन सा है ये? बाद में देख चैप्टर लेंगे। नंबर ये आपका 12 है, ठीक है, ओके। चैप्टर 12 है। मतलब बता दूंगी अभी आएगा तो, पर मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा वर्टिकल एनालिसिस होता है, ठीक है। अब बता देना, वैसे मैं भी बता सकता हूँ, उसका वही होता है इसका मेन, अगर आप, एंडिंग हाँ वैल्यू अगर बाय आप बता बिगिनिंग सकते हो वैल्यू। तो बता दो, बिकॉज फॉर्मूला मेरे दिमाग के ऊपर है नहीं। So बता दो ending अगर, value divided by beginning value to the power 1 by n. n होता है number of years जितना है, और -1. एंडिंग, Ending value हम्म, divided by beginning value, मतलब किसी भी टाइम पीरियड का जो है, अच्छा, होल ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय पूरा
1 divided by number of years to the power इसका सॉरी नॉट ब्रैकेट के पावर पे ओके ये होता है एंड नीचे -1 इस पूरे में ऐसे। यहाँ पे नहीं साइड में सॉरी तो ये पूरा ब्रैकेट देन -1 यस तो ये हो दिस गया इज आपका CAGR कंप्लीट फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया आपका CAGR निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ओके थैंकफुली मैंने इसमें कोई भी वो दिखाने की होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं था ये फॉर्मूला। ठीक है जी, फिर अब हम बात करते हैं वर्टिकल एनालिसिस की। तो वर्टिकल एनालिसिस में आप क्या कर रहे होते हो कि एज द नेम सजेस्ट आप आपका एनालिसिस ऐसे चल रहा होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो वर्टिकल एनालिसिस में हम फॉर एग्जांपल मेरा ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने यहाँ पे दिया था रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। अगर मुझे वर्टिकल एनालिसिस करना है कि मेरा एक्सपेंडिचर कितना % ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है, कितना % ऑफ रेवेन्यू, तो आप सेम ईयर में रहोगे। मान लो ये 2 लाख अर्न करने के लिए आपके टोटल एक्सपेंसेस जो थे सॉरी वो थे आपके 1,60,000। ठीक है, तो अब आपकी एक्सपेंडिचर आपको निकालना है कि मेरा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर रेशियो कितना है। तो आपका कितना आ जाएगा वर्टिकल एनालिसिस के बेसिस पे 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 कितने % आ गया यार? 0.8 80%। 80%। तो ये आपका मतलब वर्टिकल एनालिसिस आपका वर्टिकली चलता है। ठीक है, आप इसमें मतलब ये जो रेशियो दोबारा बताना एनालिसिस क्या हम कर रहा पढ़ेंगे। है हाँ जी, गौतम क्वेश्चन नहीं पता चला मुझे, क्या बोला? ये दोबारा बताना क्या कर रहा है इसमें ओके, तो वर्टिकल एनालिसिस में जैसे हॉरिजॉन्टल में तो आप एक ईयर को दूसरे ईयर से कंपेयर कर रहे होते हो, राइट, 1 ईयर टू अनदर ईयर। लेकिन वर्टिकल में आप सेम ईयर में आप फॉर एग्जांपल आपको एक्सपेंस टू रेवेन्यू रेशियो निकालनी है या फिर आपको प्रॉफिट टू रेवेन्यू रेशियो निकालनी है। तो प्रॉफिट इस केस में अगर आपके एक्सपेंसेस 1.6 लाख है, वैसे तो आप सिंपल ठीक है इसको देख के बता समझ सकते हो गया 20%। ठीक है, समझ गया यही डन तो लेवरेज भी होता है जो अभी अभी रचिता ने करा, डन करेक्ट है ना रचिता? याद है हाँ जो हाँ हमने एफएम में बिल्कुल। लेवरेज किया था? और यही तो वहां पे भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी पढ़ते हैं हम। हाँ। हर जगह को पढ़ पढ़ के मतलब ये पता लगता है कि किसी चीज की कितनी वो है, हम्म इम्पोर्टेंस है। हम्म ठीक है, हम्म। होप स्क्रीन शेयर है अभी भी, राइट? हाँ जी। ठीक है, तो हमें हमारी सॉरी वर्टिकल एनालिसिस समझ में आ गया। अब हम चलते हैं रेशियो एनालिसिस की तरफ, जो कि जनरली हमारा ऐसे ही चलता है। मतलब रेशियो एनालिसिस में हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हर तरीके का ट्रीटमेंट करते हुए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। रेशियोज, ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आपकी सबसे पहली रेशियो क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्रॉफिट से रिलेटेड रेशियोज को हमने करना है। ठीक है, बट इसमें पहली रेशियो का ही डायरेक्ट रिलेशन है, वैसे और भी हैं जो वो उनका ऐसे नाम से नहीं पता लग रहा, बट ठीक है। फर्स्ट रेशियो इज माय प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। ठीक है, अब प्रॉफिट मार्जिन रेशियो क्या है कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है उसकी मुझे रेशियो निकालना है। इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है? बहुत ही इजी है, प्रॉफिट बाय सेल्स। ये मेरी प्रॉफिट मार्जिन रेशियो निकल जाएगी। तो
सेम इस एग्जांपल को नहीं, इस हाँ चलो, हाँ इसी एग्जांपल में निकाली भी है वैसे हमने प्रॉफिट मार्जिन रेशो। मेरा इस एग्जांपल में 2 लाख मेरा रेवेन्यू था, 1,60,000 का एक्सपेंस था, तो मेरा प्रॉफिट कितना था? मेरा प्रॉफिट था 40,000। फॉर सेक ऑफ ईज मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे कर रही हूँ ये कैलकुलेट। 40,000 और मेरी सेल्स थी 2 लाख, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना आ गया? 20%। ठीक है, अब इसी में ही आपकी मतलब ये आप प्रॉफिट आपकी मर्जी है, आप किस पे निकाल रहे हो। आप इसको नेट प्रॉफिट पे भी निकाल सकते हो, आप इसको ग्रॉस प्रॉफिट पे भी निकाल सकते हो। आपकी मर्जी से, मेरा बस कहने का इतना मतलब था कि आप निकाल सकते हो, निकालनी आपको क्वेश्चन की मर्जी से ही है। ठीक है। ठीक है, तो अगर मान लो आपको बोला ग्रॉस मार्जिन रेशियो निकालनी है, तब एज वी नो कि हमारे प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने खर्चे रहेंगे, ठीक है, या ट्रेडिंग बिजनेस है, तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है, दैट ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स विल बी माय जीपी मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं, बस अच्छा, इंटू 100 भी है ना इसमें, हाँ कर तभी परसेंट। परसेंटेज में लगाने के लिए कर लो into 100। ठीक। ठीक है, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट और वो होगी। आप प्रॉफिट मार्जिन को अगर दूसरे तरीके से एग्जाम में बाय चांस आपको रिटर्न ऑन सेल्स बोला हुआ है कि रिटर्न ऑन सेल्स कैलकुलेट करो, तो घबराना नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो रिटर्न ऑन सेल्स क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट होता है फॉर एवरी रेवेन्यू दैट वी हैव अर्न्ड। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट, वही इसी को ही रिपीट कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। तो ये दोनों, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, रिटर्न ऑन सेल्स या फिर प्रॉफिट मार्जिन भी अगर बोला हो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंडर में ही आ रही है मेरी नेक्स्ट रेशियो, एसेट रेशियो बोलते हैं, एसेट टर्नओवर बोलते हैं उसको, एसेट टर्नओवर। तो एक वर्ड है एसेट, दूसरा वर्ड है टर्नओवर। दोनों का मीनिंग पता है आप लोगों को? एसेट का तो बाय नाउ पता ही होगा कि वो चीज जिसका हमें बेनिफिट अभी हमने यूज नहीं किया है, विल बी रिकॉर्डेड एज, जिसमें फ्यूचर बेनिफिट हमें मिलना बाकी है, इज एसेट। टर्नओवर इज नथिंग बट सेल्स। ठीक है, तो एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा? सेल्स बाय एसेट्स। ठीक है, ये आपकी निकल जाएगी टाइम्स, इसलिए आपने इनटू 100 नहीं करना। ठीक है, तो अगर हमारे पास 1 लाख के एसेट है और हमारे सपोज 20,000 की सेल हुई है, तो 0.2 टाइम्स है हमारा ये रेशो। हाँ, अगर 20,000 की सेल है और 1 लाख के एसेट है, यस, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, 0.2 की टाइम्स आपकी एसेट टर्नओवर रेशियो है। ये भी अगेन इसीलिए सिग्निफिकेंट है हेल्थ ऑफ द कंपनी बताने के लिए। ये सारी ही रेशियोज, हाँ, अब इस चैप्टर में हाँ, जो कुछ भी करेंगे ना, वो हाँ, कुछ ना कुछ स्टोरी ही बता रही होती है हमको। ठीक। ठीक है, तो ये एसेट टर्नओवर रेशियो से, एज द नेम सजेस्ट, ये आपकी फर्म की एफिशिएंसी बताती है इन यूटिलाइजिंग इट्स एसेट। ठीक है, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स द एसेट्स वर टर्न्ड ओवर इन अ पीरियड इन ऑर्डर टू जनरेट सेल्स। ठीक है, एसेट टर्नओवर रेशियो है ना, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स द एसेट्स वर टर्न्ड ओवर टू जनरेट द सेल्स। ठीक है, उसके बाद आपकी एक अगली रेशियो होती है रिटर्न ऑन एसेट्स, जिसका एक बहुत मशहूर सा नाम आप लोगों ने सबने सुना हुआ होगा, लेकिन मैं जानबूझ के, एनी गेसेस? रिटर्न ऑन एसेट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। है?
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यस, वेरी गुड। तो रिटर्न ऑन एसेट्स का दूसरा नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये मैं दोनों टर्म्स इसलिए बताती चल रही हूँ ताकि पेपर में कुछ भी आ जाए ऐसे घबरा नहीं जाना कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं था। और सेल्फ स्टडी तो सबसे बड़ा टूल होता ही है, मेरे से भी कुछ रह जाए तो सेल्फ स्टडी काम आएगी वहां पे। तो रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में एसेट्स। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं ना आरओआई। एसेट क्या होती है? मेरी इन्वेस्टमेंट ही तो होती है, राइट? राइट। ठीक है, तो उस पे अगर मुझे रिटर्न निकालनी है तो कैसे निकालूंगी? जो मेरी रिटर्न आई है ऑब्वियसली रिटर्न डिवाइडेड बाय माय एसेट्स। ये निकल जाती है परसेंटेज टर्म में, इसलिए हमने इसको इंटू 100 कर दिया। ठीक है, तो इससे हमें ये सबसे प्यारा इंडिकेटर होता है हमारी उस किसी भी उसको मतलब वो करने का, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हमें पता होती है तो हम बहुत इजीली डिसाइड कर पाते हैं कि भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। ठीक है, मान लो ये चीज हमने वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, ये सब मॉडल्स भी पढ़े हैं ना। तो वॉल्टर मॉडल में क्या बोला था कि मेरा जो आर है और जो मेरा के है, ठीक है, अगर मेरा आर इज ग्रेटर देन के तो ये मेरी ग्रोथ फर्म। ठीक है, यानी कि मेरी जो ये आर ओ आई निकल के आएगी, अगर ये जो है, अगर लेट से ये मेरी 15% है और मेरी जो के है वो मेरी 10% ही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? मैं इस फॉर्म में इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा ना, क्योंकि यहाँ मुझे और मार्केट से ज्यादा रिटर्न मिले, राइट? हाँ जी। ठीक है, तो करेक्ट। यप। हाँ, तो ये मेरी मतलब वन ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन जो हमारी रेशियोज होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की जो रेशियोज होती हैं, उनमें सबसे अच्छी प्यारी सी रेशियो है। देन अगला है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इसको अर्निंग पर शेयर मत बोल देना प्लीज। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपकी ओवरऑल परसेंटेज बताती है कि कितनी आपकी रिटर्न गई है। दिस इज प्रॉफिट ऑन टोटल इक्विटी। ठीक है, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल इक्विटी। ठीक है, यार वो मुझे इक्विटी भी तो एसेट ही होगी। ओके, मैं बस एक वो लिख देती हूँ, एसेट्स अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। अगर इसको पढ़ के कुछ याद आ गया है तो हम और ज्यादा नहीं घुसेंगे, बट अगर अभी भी याद नहीं आया तो बताना चाहूंगी। कहाँ? अच्छा, समझ गए, समझ गए। ठीक है। ठीक है, तो इक्विटी इज नेवर योर एसेट्स, इट्स अ काइंड ऑफ अ लायबिलिटी टुवर्ड्स योर ओनर्स। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, सो जो मेरा प्रॉफिट आया डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी इंटू 100, दैट गिव्स मी रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, सो जल्दी से कैलकुलेट करना। मेरा 20,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, एंड मेरा 148,000 का इक्विटी है, तो मेरी ये रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी बनी? 13.5%। ठीक है, आई एम होपिंग आपने सही कैलकुलेट किया होगा, तो 13.5%, ये मेरी रिटर्न ऑन इक्विटी होगी। यप। ठीक है। ठीक है, मूविंग ऑन। अब आता है नेक्स्ट रेशियो, आती है आपकी अर्निंग पर शेयर। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत मामूली सा है। ये आपका टोटल इक्विटी पे निकालता है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो होती है ये टोटल इक्विटी पे आपकी होती है, और अर्निंग पर शेयर एज द नेम सजेस्ट, ये आपकी पर शेयर पे कितनी अर्निंग होती है ये उसको कैलकुलेट करता है। ठीक है,
हाँ जी। तो इसमें बेसिकली आप क्या करोगे, आप जो आपका प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट, उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हैं आपके, उससे डिवाइड कर दोगे तो आपकी पर शेयर की अर्निंग निकल के आ जाएगी। इसी सेम एग्जांपल को अगर मैं लूं, प्रॉफिट मेरा 20,000 का, लेट से मेरे इक्विटी शेयर जो है मेरा वो 2 लाख है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स मैंने इशू किए हुए हैं आज की डेट में, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ठीक है। तो मेरी अर्निंग पर शेयर कितनी होगी? 0.1। 0.1, ये मेरी अर्निंग पर शेयर, ठीक है। वहीं अगर मेरे लेट से 20,000 शेयर्स होते तो मेरा 1 रुपी होता पर शेयर अर्निंग। हाँ जी। 2,000 शेयर्स होते तो मतलब 10 रुपीज होता मेरा अर्निंग पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर से आपका अर्निंग पर शेयर निकल के आता है, मतलब प्रॉफिट बाय। तो ये यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज खत्म हो जाती है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं, कोई डाउट नहीं है। नहीं, इसमें एट टाइम्स ये भी दिया होता है कि इतने अमाउंट का इक्विटी शेयर्स है, या फेस वैल्यू दे देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना पड़ता है क्वेश्चन में। दोबारा बोलना पड़ता, क्या बोला इसमें? एट टाइम्स कह रहा था एट टाइम्स जब क्वेश्चन आता है इसका, तो नंबर ऑफ शेयर्स डायरेक्टली दिए नहीं होते, कई बार डिराइव निकालने पड़ते हैं, तो वो कैलकुलेट करके निकल जाते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। अब आपकी आ गई है लिक्विडिटी एनालिसिस। अभी हमने क्या किया था, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस किया था कि भाई कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, वो सब आपको जानना हो तो आप ये 4-5 रेशियो का यूज करते हो, देखते हो कि कैसा कैसा चल रहा है। प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट और आरओआई, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अर्निंग पर शेयर, ये तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताती है। अब लिक्विडिटी कितनी है इस कंपनी में, ठीक है। अब लिक्विडिटी का मीनिंग आप लोग समझते हो? कैश कितना है? हाँ, मतलब कि बेसिकली अच्छा, अकस्मातन कुछ आ जाए तो मैं मैनेज भी कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी सैलरी है 50,000 रुपीज, ठीक है, और मेरे ऊपर लोन चढ़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपीज का, ठीक है। तो मेरे पास नेट खर्चने के लिए 20,000, मेरे घर के एक्सपेंसेस मान लो 18,000 है। आपको देख के क्या लग रहा है मेरी लिक्विडिटी अच्छी है? नहीं। नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास 2,000 रुपए है, गलती से कुछ 3,000 का खर्चा आ गया, ठीक है, भगवान ना करे घर में किसी को जरूरत पड़ गई मेडिसिन और इसकी, और वो 3,000 तक पहुंच गई, तो मेरी तो लिक्विडिटी बिगड़ गई। जब तक मैं जाके उधार नहीं मांगूंगी 1,000 का, तब तक मेरा तो काम ही नहीं चलना, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी, जब आप किसी कंपनी में पैसे लगा रहे होते हो ना, तो आप उसकी लिक्विडिटी भी एनालाइज करते हो कि भाई ऐसा तो नहीं है आज मैंने पैसे दिए और उसी के बेसिस पे ये अपना घर का खर्चा निकाल रहा है। मैंने मतलब इसको इसको 3,000 रुपए दिए, तो ये तब जाके तो इसका इस महीने का खर्चा पूरा निकलेगा 1,000, और फिर जब 3 महीने बाद ये खत्म हो जाएगा, मान लो अ, पैसा, फिर इसे फिर से जरूरत पड़ेगी, पता चले मेरा पैसा गया, खत्म, मतलब वापस तो क्योंकि आना नहीं है, क्योंकि इस कंपनी की तो लिक्विडिटी खराब हो रखी है बिल्कुल बुरे तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करते हो, आप लिक्विडिटी एनालिसिस रेशियोज के थ्रू आप पता लगाते हो कि ये हाउ लिक्विड इज दिस कंपनी, कितना है इसमें। तो फर्स्ट रेशियो हमारी क्या होती है, करंट रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो सबसे प्यारी रेशियो होती है, करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। चल लाइबिलिटीज को छोड़ो, ठीक है। तो करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, ये अभी मैंने इसकी एक आइडल रेशियो स्टार्टिंग में बात करी थी, वो रेशियो याद है? करंट मतलब एक, रेशियो हाँ, वो तो लिखा ही हुआ 2:1 की बात करी थी कि एक है। आइडल स्टैंडर्ड बोला जाता है 2:1 का,
बट हैविंग सेड दैट आपको और पैरामीटर्स पे भी ध्यान देना होता है, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसी है, इसके और डेटर्स वगैरह वो कैसे हैं, मतलब रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसी है, क्विक रेशियो कैसी है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। बट ये वैसे एक मापदंड है कि 2:1 की रेशियो है, तो एक लेवल पे आपको पता लगता है अच्छा इसका मीनिंग क्या समझ में आ रहा है आपको, 2:1 से आपको क्या समझ में आ रहा है कि मेरे जो करंट एसेट है वो मेरे लायबिलिटी 50% ट्वाइस की है है। मेरी लाइबिलिटीज से, ठीक है। यानी अब करंट एसेट का मीनिंग तो क्लियर है ना हमें, 12 मंथ में जिनका बेनिफिट यूज कर लूंगी मैं वो मेरे करंट एसेट हो जाते हैं, और 12 मंथ के अंदर अंदर जो लाइबिलिटीज मुझे देनी है, लोगों का पैसा देना है, वो मेरी करंट लाइबिलिटीज हो जाती है। ये तो क्लियर है ना, ये वो हमें, हाँ जी, राइट? हाँ जी। ठीक है, तो 12 मंथ करंट रेशियो मेरी 12 मंथ के पर्सपेक्टिव में होती है। तो ये रेशियो मुझे क्या बता रही है 2:1, कि मेरे जो करंट एसेट है मान लो वो मेरे हैं 2 लाख के, ठीक है, और मेरी जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो मेरी हैं 1 लाख की, तो मेरी रेशियो आ जाती है 2:1, ठीक है। हाँ जी। तो अगर इसी केस में अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो मेरे मेरे करंट एसेट है 2 लाख के अगेन, ठीक है, मेरी करंट लाइबिलिटीज है 1,75,000 की। मुझे प्लीज कोई बताएगा कि करंट करंट रेशियो क्या निकले मेरी? करंट हाँ जी, 1.142 is to 1. 1.14:1, ठीक है। हाँ जी। तो ये तो हो गई मेरी करंट रेशियो। इससे हमें मोटा मोटा ये पता चलता है कि कंपनी के पास अ, जैसे ये वाला केस हमने किया था ना, 1,000 की जैसे ही 3,000 का खर्चा आया, इसको तो पैसे की जरूरत पड़ गई थी, राइट? तो इससे हमें मोटा मोटा पता चलता है कि भैया ये अपनी करंट लाइबिलिटीज अगर अचानक ही एकदम से भी चुकानी पड़ जाए तो भी इसके पास एसेट बचे हैं, करंट एसेट। ऐसा नहीं है कि एकदम से इसको इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत है कि भाई कोई पैसा दे दो मुझे, कोई पैसा दे दो। ये दिस फर्म कैन स्टिल सर्वाइव, ठीक है। ठीक है। देन हमारी अगली रेशियो आती है क्विक रेशियो, ठीक है, क्योंकि करंट एसेट से सिर्फ हमें इतना पता चल रहा है, हमें और चीजें नहीं पता चल रही, इसलिए हम आगे और रेशियोज देख रहे हैं। तो क्विक रेशियो ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। तो ये हमें क्या बताती है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। ओके। तो जनरली क्विक एसेट्स आपके कौन से होते हैं? जल्दी से बिक जाए। हाँ, ये एक तो क्विक एसेट आपका आपका होता है कैश, जो आपके कैश या बैंक में पैसा पड़ा है, वो एकदम से जरूरत पड़ेगी तो वो हो जाता है ना आपका, ठीक है। और दूसरा आपका क्या होता है, इन्वेंट्रीज, जो फास्ट मूविंग इन्वेंट्रीज होती हैं, वो भी आपका एक तरीके से क्विक एसेट हो जाता है, ठीक है। ठीक है। तो रिसीवेबल जो होता है वो भी दे कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू कैश, बट उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगता है, ठीक है। तो हम्म। आपकी जनरली इन्वेंट्री कैसे, मैं हमने अभी ऑपरेटिंग साइकिल में सीखा था, या तो आप वो कैश पे निकाल देते हो या क्रेडिट पे निकाल देते हो। अगर क्रेडिट पे निकालते हो तो फिर आपको कलेक्शन करनी पड़ती है बाद में कैश की, राइट? अभी आपने 30 डेज मान लो पीरियड पे दिया हुआ है, ठीक है। तो रचना की वॉइस क्लोज हो गई क्या? ओके। है, आ रही, आ आ रही है। रही है, आवाज आ रही है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो इसमें आप जनरली आपके जो ज्यादा लिक्विड करंट एसेट्स होते हैं ना,
मतलब जो आपको पता है कि एकदम से आप वो कर लोगे, जिनको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? हम्म, तो वो वाले आपके करंट एसेट्स, यानी जिनको मैं क्विक एसेट बोलती हूँ, ठीक है? यानी इसमें करंट एसेट का भी ये सबसेट है एक तरीके से, ठीक है? ठीक आप है, समझ गए? करंट एसेट का सबसेट है ये करेक्ट क्विक एसेट्स जो है, जिसमें करेक्ट आपका कैश आ गया, जिसमें आपके इन्वेंट्री आ गई, वो भी फास्ट मूविंग इन्वेंट्री, करेक्ट। तो ये ठीक है? उससे कम या उसके इक्वल ही होगा मैक्सिमम, मतलब ऊपर वाले के। करंट रेशो से क्विक रेशो हमेशा कम या मैक्स इक्वल हो सकता हाँ, हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है ये तो। है। यस, ठीक है। तो हम्म, आ, हाँ, उससे कम या उसके एट मैक्स उसके इक्वल जा सकते हैं, कि इक्वल भी तभी जाएगी जब आपके सारे करंट एसेट एकदम क्विक एसेट्स भी हैं आपके, करेक्ट एग्जैक्टली। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट रेशियो हो जाती है हमारी रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब एज द नेम सजेस्ट, रिसीवेबल टर्नओवर, राशन लिख दिया, रेशियो, ठीक है? तो वो हो जाएगा आपका सेल्स अपॉन रिसीवेबल, ठीक है? तो मान लो आपकी सेल्स है, मैं बोल रही हूँ 175,000 की, ठीक हम्म, है? और आपकी जो रिसीवेबल है वो 46,000 के हैं। तो ये टाइम्स में निकलती है, तो मुझे बता सकते हो कि कितने टाइम्स आई है आपकी? हाँ बता रही हूँ, 3.80। हम्म, सुनो रचिता, एक बार ही हाँ, एसेट टर्नओवर रेशो पर जाना ऊपर, हम्म, इसमें सेल्स ये ऊपर उल्टी है। है, ये याद करनी हाँ पड़ती है। है ना, वही। हाँ, इसमें सेल्स ऊपर है और नीचे वाले में जाना। इसमें भी सेल्स ऊपर है और एसेट नीचे है, मतलब हाँ जो वर्ड पहले ऊपर जो पहले आ रहा है उसको नीचे लिखना, ठीक है? हाँ हाँ इसमें आपका रिसीवेबल वर्ड पहले आ रहा है, और हाँ, सेम ही बात है, ठीक है ठीक पर ये वैसे उल्टी है, मतलब अगर आप रिसीवेबल टर्नओवर कोई सोचता है ना मन में, तो है। उसको हाँ निकल के ये आता है कि रिसीवेबल बाय सेल्स, राइट? क्योंकि हाँ पहला वही, वर्ड वो आ रहा है ना, और हाँ वो, तो बट ये उल्टी होती है कि जो पहला वर्ड है वो नीचे जा रहा है, हाँ ठीक है? तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकल गई। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपके जो रिसीवेबल है उसका मतलब आप, वो आपका ऑन एन एवरेज आपकी बेसिकली सेल्स पे आपकी क्रेडिट सेल्स टाइप कितनी की हो रही है। ये तो कम जितना उतना अच्छा है ना। हाँ, और जितना कम मतलब जितने बेसिकली रिसीवेबल जितने कम हो उतना अच्छा है। इसका मतलब उतनी ही आप क्रेडिट सेल्स कम करते हो। ओ अच्छा, रिसीवेबल जितने कम हो उतना अच्छा है, मतलब ओवरऑल नंबर जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। हम्म, ओके। क्योंकि आप ये सोचो ना कि अ, आपकी सेल्स थी टोटल 1,75,000 की, ठीक है? रिसीवेबल आप, मीनिंग क्या हो गया कि वो क्रेडिट पे सेल करा है आपने, तभी अभी रिसीवेबल है, अभी रिसीव नहीं हुआ, हम्म, ड्यू राइट? कम है ना, तुम्हें जो मिलना है वो हाँ, कम है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं तो 1,75,000 माइनस 46,000 करके देखूं, तो मेरी 1,29,000 की तो कैश सेल्स हुई है ना, सीधा सीधा। तो कैश सेल्स इज एनी टाइम बेटर देन मेरी क्रेडिट सेल्स। आप समझ रहे हो बात को? हाँ समझ गई। तो और ये आपका ये भी बताता है कि भाई आप जो फर्म है, इट प्रोवाइड सम इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ फर्म्स रिसीवेबल एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स कलेक्शन एफर्ट्स, ठीक है? अ हाई आरटीओ
indicates that receivables are being converted rapidly into cash and the quality of the company's receivable is good. वही जो मैंने बात बोली कि अगर ये मान लो ये 46,000 की बजाय ये 26,000 होता, ठीक है, तो 175 बाय 26 होता अगर मान लो, तो आपकी रेशो बदल जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। हाँ 6.7 टाइम्स। तो इसका मतलब आप 6.7 टाइम्स फास्टर अपनी जो वो है रिसीवेबल है उसको कैश में कन्वर्ट कर पाते हो। तो मोर द मेरियर वाला सीन चल, ठीक है। देन आपकी एक इन्होंने रेशियो बताई हुई है डेली सेल्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब डेली सेल्स आउटस्टैंडिंग, जब कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो ये रेशियो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचते। मतलब ये रेशियो सिर्फ हम फाइनेंस वाले यूज कर रहे होते हैं कि भाई कैसे चल रही है, क्या चल रही है। लेकिन जब कंपनी में थोड़ा सा कैश की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है ना, तो ये रेशियो हम सबको मतलब एज अ टारगेट देने लग जाते हैं, इंक्लूडिंग योर सेल्स वाला, कि इसका मीनिंग क्या है। डेली सेल्स आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है आपका, कि आपने जो सेल करी है, इसको दूसरे उसमें हम ये भी बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, रिसीवेबल बाय डेली सेल्स। जो पहले आ रहा है वो डिनोमिनेटर में, नहीं डेली सेल्स है यहाँ पे, ये वही तो डेली सेल्स पहले लिखा है ना। नहीं ऊपर तो ये तो टोटल सेल्स है। अरे जैसे आपने रिसीवेबल टर्नओवर में अच्छा रिसीवेबल अच्छा अच्छा, ओके दैट वे बोल रहे हो आप, सॉरी। क्या हो गया? ये ठीक है, मतलब दिख रही है ना स्क्रीन अभी भी? दिख रही है। ठीक है। सॉरी ये क्या हाँ। लिखा है, डेली सेल्स आउटस्टैंडिंग रेशो। हाँ, डीएसओ बोलते हैं इसको, डेली सेल्स आउटस्टैंडिंग। मतलब मैं जो डेली सेल करते हूँ उसमें मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है, ओ ठीक अब है। ये उल्टी हो गई ऊपर वाले की एक तरह से, बस इसमें हाँ टोटल सेल्स है, इसमें डेली सेल्स है। हाँ, इसमें डेली सेल्स आती है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रिसीवेबल, मेरे पास अगेन लेट से 46,000 के हैं, ठीक है। और मेरी जो डेली सेल्स है लेट से वो 400 है। तो मेरी कितने डेज में, ये डेज में आती है डेली सेल्स मतलब। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, 46,000 डिवाइडेड बाय 400, 115 डेज। मतलब आपके जो रिसीवेबल है वो 115 डेज में आपको ऑन एन एवरेज आपके मतलब कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक मतलब इसकी एक और टाइप वो भी है, मतलब क्या बोलूं हम उसको, चल छोड़ देते हैं, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो डेली सेल्स आउटस्टैंडिंग तक ही बस समझ लो, ठीक है। तो ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये नंबर ऑफ डेज जितने कम हो ना आपके, जितने कम हो उतना बेटर होता है। क्यों? ये क्या बता रही है मेरे को कि मैं 115 दिन में अपने पैसे रिकवर कर पाते हूँ, राइट। तो ये जितना कम हो, डीएसओ हमारा जितना कम हो, यानी मैं उतने जल्दी नंबर ऑफ डेज में मैं अपने पैसे रिकवर कर पाऊँ। यार ये तो बिल्कुल मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्यों मतलब बना कि 115 दिन में पैसे रिकवर होंगे। डेली सेल्स एक अलग चीज है कि 400 की मैं सेल कर रही हूँ, लेकिन जो हाँ मेरे रिसीवेबल इकट्ठे हो गए हैं वो तो क्रेडिट साइकिल के हिसाब से मुझे मिलेंगे। हाँ बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन कई बार आपके क्रेडिटर्स क्या करते हैं, तो वो आपके क्रेडिटर्स ये करते हैं कि 30 डेज का पे टर्म था, आपने पूरा कॉन्ट्रैक्चुअली साइन किया हुआ है 30 डेज का, लेकिन क्रेडिटर कह रहे हो आपके डेटर्स, ठीक है। वो क्या बोलते हैं डेटर्स कि नहीं हमें ना इनवॉइस में प्रॉब्लम है। वो 30वें दिन आके उठ के आके बोलते हैं नहीं हमें ना इनवॉइस में प्रॉब्लम है, आपने ना ये चीज ढंग से नहीं करी, हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, पहले ये समझ, ठीक है।
फिर आप मान लो उसे समझा रहे हो, कॉल्स पे गए, आपने समझाया कि ये ऐसे कैलकुलेट हुआ है, ये वो। उसके ऊपर भी हो सकता है वो कई बार ऑब्जेक्शन उठा दे, कई बार कहे अच्छा ऐसे था क्या, ओके मुझे समझ आ गया, चलो। लेकिन ना अब ना पेमेंट तो मैं मतलब हमारी कंपनी का ना पेमेंट रन एक 15 तारीख को होता है और एक 30 तारीख को। तो अब तो हम 17 तारीख को बैठे हैं, तो अभी तो नहीं मैं दे पाऊंगा। जब नेक्स्ट पेमेंट रन होगा ना, मुझे अब समझ आ गया, आई एम ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन जो नेक्स्ट पेमेंट रन 30th को हमारी कंपनी रन करेगी ना, उसमें आपके पैसे मिल जाएंगे। अब ठीक है। उसमें तो अपने आपकी मान लो ये ड्यू थी लेट्स से 10th को, ठीक है। आपने मीटिंग ये करने और इन सब में उसको सुलझाने में 17 तक उसने बोला अच्छा ठीक है मुझे समझ आ गया, तो पहले ही उसने 7 दिन टपा दिए। फिर उसके बाद अब उसने क्या वादा कर दिया 30th तक का, ठीक है। तो ठीक है। 13 दिन और, तो आपकी चाहे 30 डेज की साइकिल थी, पर वो 30 डेज 10th को पूरी हो रही थी। इस बंदे ने 30 डेज की साइकिल होते हुए भी 50 डेज में आपको पैसा दिया। तो डेली सेल्स आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ डेज में पैसा आपके पास मिलता है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग। कैन वी ऑल्सो रीड इट एज, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्होंने जो हमारे पैसे देने हैं वो सेल्स में से कटाते रहते हैं। मीन्स जैसे अब मतलब एक एग्जांपल है कि मैंने किसी ने मेरे से 46,000 रुपीज ले लिए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मैं रोज तेरे से सामान लेते रहूंगा और उसमें से मेरे कटते जाएंगे। अच्छा, है ना। तो फिर अगर जैसे यहाँ अरे पे, ये तो रिसीवेबल्स है ना यार, हाँ हमें एग्जैक्टली मिलने हैं। हाँ, तो किसी ने मेरे से 46 लिए है तो वो मेरे को देगा ना फिर कुछ टाइम में, तो वो मेरे नहीं नहीं, हमने उसको सामान बेचा ऑलरेडी, उसने 46,000 हमें देने हैं सामान के अगेंस्ट। या फिर हमने उसको उधार दिए, ऐसे भी सोच सकते हैं ना। कि सपोज नहीं मैंने, उधार नहीं है। बोलो बोलो बोलो, सॉरी। हाँ, कि अगर मैंने तेरे को 46,000 रुपीज दिए, ठीक है, तो वो मेरे लिए रिसीवेबल्स हो गए। बट तू बोल रहा है मैं तेरे को 46 तो नहीं दूंगा, पर मैं तेरे से रोज सामान लेते रहूंगा। लेट्स से मेरी ग्रोसरी शॉप है, तो तू रोज 400 रुपए का सामान ले जाता है मेरे से, तो वो 115 डेज में मेरी 46,000 रिकवर हो जाएंगे। कह सकते हैं, बट अगर मैंने किसी को लोन दिया था तो एक तो इंटरेस्ट पे दिया होगा, दूसरा एक नंबर ऑफ डेज के लिए दिया होगा। तो ये तो बहुत कॉमन तरीका होता ही है ना बिजनेस में ऐसे डील करने का। एनीवे, रचिता की आवाज नहीं आ रही शायद। नहीं मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी, मैं बस सुन रही थी। ओके। चलो ठीक है, इसका गूगल कर लेंगे सिग्निफिकेंस क्या है, बट फॉर्मूला समझ आ गया। इसका सिग्निफिकेंस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेरी अ, अगर मेरा क्रेडिट पीरियड 30 डेज है, उसके बाद मेरी डेली आउटस्टैंडिंग जो है वो 115 दिन है, तो मतलब बहुत गड़बड़ है। लोग क्रेडिट पीरियड को सीरियसली लेते ही नहीं है, इसका मतलब। हाँ समझ गई। समझ गए। वो टरका टरका के मेरे को ज्यादा ज्यादा दिन में पैसा वापस करते हैं, इसका मतलब मीनिंग तो यही है। ठीक है। ठीक है। और जो आपने एग्जांपल दिया है कि भाई इन कैश हो ये, तो आप ऑब्वियस है ना, फिर आपने रिसीवेबल कम करते रहोगे, फिर उसका तो इम्पैक्ट दिखेगा ना। मान लो आप कह रहे हो कि आपने एग्जांपल में क्या बोला था कि मैं उस बंदे मैंने जिसको सेल करी है मैं उसी से माल भी उठा सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने किसी को पैसे दिए हैं। हाँ अच्छा, आपने किसी को पैसे दिए हैं। हाँ। अच्छा, तो ठीक है। तो तो अब आप वो, एज अ कंपनी आपने पैसे दिए, राइट। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो आपने एज अ कंपनी पैसे दिए हैं, और अगर मैं वहां से माल उठा सकती हूँ तो हाँ, हाँ, फिर तो। और पैसे दिए में तो यार फिर आपने केस ही उल्टा कर दिया ना यार, ये तो बहुत मतलब आप ये समझो वही कह रहा हूँ कि मैं, ये उल्टा हो जाएगा, यस। हाँ, आपने क्या करा, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि जो हमारे डेटर्स हैं, जो हमारे डेटर्स हैं वही तो हमारे रिसीवेबल होते हैं। आपने क्या करा, आपने किसी को एक पैसा मिनट, दे दिया, बेसिकली एक आप मिनट। उसके क्रेडिटर बन के बैठे। जो हमारे डेटर है वो हमारे रिसीवेबल है। और क्या, मैंने समझाया तो था, इफ यू रिमेम्बर, ट्रेड रिसीवेबल, हाँ यार, ये मैंने बहुत बार रटा है पर मैं, सन्ड्री डेटर्स। अच्छा अच्छा, ठीक है।
मुझे लगा रिसीवेबल मतलब डेटर्स। रिसीव करने हैं। हाँ, तो रिसीवेबल मतलब वही ना, मेरे को जो रिसीव करने हैं, तभी तो ये मेरी एसेट साइड पे है कंपनी की, क्योंकि ये रिसीवेबल है, इसको करेक्ट। मैं इन तो फ्यूचर रिसीव करने वाले हूँ। तो हमने जिससे रिसीव करने हैं हम उनके क्रेडिटर हो गए या हम उनके यार डेटर। अपना ऐसे नहीं, यहाँ पे ए और बी कंपनी की बात करते हैं। कंपनी ए है, ठीक है, जिसने सेल करी कंपनी बी को, ठीक है। हम्म अब ये क्रेडिट सेल थी, ठीक है। हम्म अब मैंने बी को 5,000 रुपए का मटेरियल क्रेडिट पे दिया है, विच मीन्स ए इज द। ये मेरा ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक हाँ है। ए के तो लिए, ए के लिए, यस। तो ए के लिए मैं बी के नाम पे ट्रेड रिसीवेबल डाल लूंगी, ट्रेड रिसीवेबल अपने बैलेंस शीट में, हम्म ठीक है। बी के नाम पे 5,000 कर लिया। ऐसे मान लो एक डी भी है कोई, ठीक है, उसको भी मान लो मैंने क्रेडिट सेल, तो ऐसे टोटल मेरे एक ट्रेड रिसीवेबल निकल के आ गया नंबर, हम्म ठीक है। तो ये ये मेरे क्या है, ये ट्रेड रिसीवेबल मेरे वो है। अब आप कह रहे हो बी जो है, जिसको मैंने अपना माल बेचा, तो अब मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगी ना कि ये 5,000 रुपीज ये मुझे वापस करेगा, राइट। बी की हाँ बुक्स अगर मैं बना रही हूँ, अगर मैं बी की बुक्स बना रही हूँ, तो बी की बुक्स कैसे बनेंगी? बी ने उधार पे माल लिया है, ठीक है, तो इसकी देनदारी बनती है ए को, बी की देनदारी बनती है ए को, ठीक है। तो बी की बुक्स में मैं उसका ट्रेड पेबल हूँ, उसकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे ए के नाम पे 5,000 रुपए चढ़े हुए हैं, हम्म ठीक है, क्योंकि बी ने पैसे देने हैं, पेबल, और क्रेडिटर है वो, ए जो है, ए जो है वो उसका क्रेडिटर है, तो ट्रेड करेक्ट। पेबल, क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, ये सारी एक ही टाइप की टर्म्स है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट रेशियो है मेरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हम्म इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स अ कंपनीज इन्वेंट्रीज आर टर्न्ड इनटू सेल्स, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर, राशन राशन क्यों लिखे जा रहे हैं पता नहीं, रेशियो, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में पहला वर्ड नीचे जाता है, वो सॉरी रूल टू हमने याद इंटरप्ट, कर लिया बट है, कोई बुक ठीक है। फॉलो तो कर रहे हो मेरी क्या इसके लिए? नारायण स्वामी, चैप्टर 12 नारायण स्वामी। ये फॉर्मूला समझ आ गया? ये टाइम्स में आती है, इस फॉर्मूले में कोई क्वेश्चन है? नहीं, मतलब रट्टा ही है। ठीक है। तो इस फॉर्मूले में वैसे मेरे को, अगर मैं होती आपकी जगह, मुझे बेसिक क्वेश्चन आ जाता कि कॉग्स क्यों लिखा है, हाँ वो इसीलिए मैंने कॉस्ट बोला ऑफ कि गुड्स। रट्टा ही है। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस लिए लिखा है कि इन्वेंट्री, जब अब हम पढ़ रहे थे, हमने एक कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल और ये सब भी पढ़ा था ना, राइट। तो मैं अपनी इन्वेंट्री जो मेरी रखी हुई है उसकी टर्नओवर निकालना चाहती हूँ अगर, तो मैं उसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे निकाल, मतलब वो करती हूँ, ठीक है, हम्म कैलकुलेट करती हूँ। अगर ये मेरी जितनी हाई होगी, a high inventory turnover ratio is a sign of efficient inventory management, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने, मेरे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 80,000, ठीक है, और मेरी जो इन्वेंट्री है जो भी रखी हुई है वो है 34,000। कोई कैलकुलेट करेगा मेरे लिए कि कितनी है ये? सॉरी फोन आ रहा है, एक मिनट इसमें करते 2.3 टाइम्स, हैं। ठीक है। तो ये मोर द मेरियर, इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि मेरी
जो मैं इन्वेंट्री है, ठीक है, वो जितने हायर टाइम्स निकल के आ रही है ना, मतलब उतनी जल्दी मैं अपनी इन्वेंट्री को निकाल पा रही हूँ, बाहर कर पा रही हूँ कंपनी से, ठीक है। और उसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरी फास्ट मूविंग इन्वेंट्री है, फास्ट मूविंग इन्वेंट्री है तो जो उस तरीके के रिस्क होते हैं कि ऑब्सोलीट हो जाएगी, ठीक है, या फिर हमें जो, अगर मान लो मैंने वर्किंग कैपिटल लोन वगैरह लिया हुआ है, तो वो लोन की किस्त विस्त मैं टाइम पे भर पाऊंगी, राइट। ठीक है। तो इसलिए मेरे को हमेशा, मतलब इट इज बेनिफिशियल फॉर मी कि मेरी जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितनी अच्छी हो उतना अच्छा। यार ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होगा नीचे एक तो, और क्लोजिंग ओपनिंग वो कुछ मतलब एज ऑफ दैट डेट जितनी हमारे पास पड़ी है उसी की बात है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द प्रीवियस डेट या ओपनिंग इन्वेंट्री एज ऑफ दैट डेट, राइट। हाँ, मतलब जो इन्वेंट्री मेरी बची हुई है, हाँ, राइट। ठीक है। यार कितने रेशियोज और बचे हैं, मतलब एकदम से ऐसा लग रहा है टू मच इन्फो हो रहा है। अभी इसके बाद मतलब यहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं, मतलब एक दो रेशियो के बाद स्टॉप कर सकते हैं, फिर वो सॉल्वेंसी रेशियोज शुरू होंगे वैसे। अच्छा ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियोज को हम मतलब कर सकते हैं एक और क्लास Can लेके। I ask one question? ठीक है। Hello. हाँ जी, हाँ जी, प्लीज आस्क। कि हमें क्या कोई बुक रेफर करना है कि बस जो मैम ने नाम बोली थी इसे रेफर कर रहे हो अभी हम लोग? हेलो। मुझे इसका आंसर समझ नहीं आ रहा कैसे दूं, मतलब ये तो हमारे कॉन्सेप्ट समझने के ऊपर है। अगर मुझे कॉन्सेप्ट मैम के दिए हुए नोट से समझ आ रहा है तो मेरे को बुक पे जाने की जरूरत है नहीं। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बुक में जाके पढ़ना पड़ता है। ओके फाइन। वैसे पीपीटी आई थिंक मैंने फुल किया। ठीक है। इन्वेंट्री, हाँ जी, नथिंग, थैंक यू। अच्छा इन्वेंट्री टर्न, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो होता है सेल्स बाय। ये भी ठीक है सेम जी। ही हो गया। हाँ, बट इसमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब ये प्रूडेंस प्रिंसिपल पे चल रहे थे, ये हमारा अभी सेल सेल्स है। बाय। हाँ जी, हाँ वो ये सेल्स पे आ जाएगा ना। हाँ, बस ये सेल्स पे आ गए, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया। अच्छा अच्छा, वो इनपुट हो गया, कॉस्ट कितनी लगी थी वो आउटपुट हो गया। हाँ, ये मतलब मान लो मेरा इनपुट, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने 9 रुपीज का कुछ खरीदा, उस पर 3 रुपए की प्रोसेसिंग करके 12 रुपीज मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, ठीक है। और उसको मैं बेचती अगर 15 रुपए पे हूँ तो यहाँ पे ये 15 में कैलकुलेट होती है, करेक्ट 15 बाय जो भी, करेक्ट, और 15 वहां इंटू 12 क्वान्टिटी है। और वहां 12 आएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मोर और लेस पार्ट ऑफ रेशियोज खत्म हो गए हैं। यार इसमें लिखा होगा क्या कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कौन से वाले उससे निकालो, मतलब दोनों का नाम अलग है क्या। नहीं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही है, क्वेश्चन में जैसे इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस हिसाब से निकाल दोनों दी हुई हो उस तो दोनों दोनों निकाल निकाल। लें। तो अब शाम को एक सेशन करके बाकी की जितनी भी रेशियोज बची है ना, एक तो आपकी सॉल्वेंसी एनालिसिस बचा है, ठीक है। दूसरा ऑपरेटिंग लिवरेज, वैसे हमने एफएम में भी किया हुआ है, तो वो करना तो वो कर लेंगे, क्लियर है 100% ऑपरेटिंग लेके। ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड वगैरह ये सब देख लेंगे और ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंटली रेशियोज के ऊपर कि किस हाँ, तरीके के वो क्वेश्चंस है। हाँ तभी प्रैक्टिस होगी। हाँ, तभी प्रैक्टिस होगी। अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी रेशियोज पढ़ने का कोई फायदा है। ठीक है। ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। हाँ, काफी देर पहले हो गई थी। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू, सी यू बोथ इन रचिता, हाँ, क्लास। मैं आपको एक बार कॉल कर रही हूँ चलने को लेके। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके, बाय। हाँ थैंक यू गौतम, सी यू। यू आर ऑन स्पीकर। कौन है साथ में?
कोई नहीं है। अरे नहीं अरे वो हाँ 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 समझ गई। चलो बाय। बाय।